हेलो एवरीवन, दिस इज योर फ्रेंड CSGD सिलूजा वेलकमिंग यू ऑल ऑन अवर यूट्यूब चैनल। क्या हाल चाल है बच्चे आप सबके? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो आज बच्चे हम लोग अपनी मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडी के लेक्चर सीरीज की 4th नंबर लेक्चर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी तक अगर मैं पिछली वीडियोस की बात करूं तो हम लोगों ने 3 लेक्चर्स ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं जो इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ टॉपिक पे थे। आज हम उसी टॉपिक को और आगे कंटिन्यू करेंगे और उसी चैप्टर के और 5 केस स्टडीज को डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। अभी तक हम लोगों ने टोटल 15 केस स्टडीज कंप्लीट कर ली हैं और आज हम लोग और 5 कर लेंगे तो वी विल बी अराउंड वी विल बी कंप्लीटिंग 20 केस स्टडीज। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस पर्टिकुलर वीडियो को। और सबसे पहले देखिए हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने केस नंबर 25। अगेन मैं आपको याद दिला दूं कि केस नंबर 25 केस नंबर 25 आपके जून मॉड्यूल के अकॉर्डिंग ये दिया हुआ है। आपके जो जून अटेम्प्ट का मॉड्यूल है ICSI का, उसमें 25 नंबर केस पे यही पर्टिकुलर केस दिया हुआ है। तो आइए देखते हैं इस पर्टिकुलर केस में क्या है। तो कहते हैं इस पर्टिकुलर केस में देखिए अगर तो नाम लिखा हुआ है अपोलो टायर्स लिमिटेड वर्सेस पायनियर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन एंड अनदर। तो दो कंपनीज हैं यहाँ पे, एक अपोलो और एक अदर कॉर्पोरेशन। यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें तो ये अपेलेंट होगी, बिल्कुल सही बात है सर, ये अपेलेंट होगी और ये रिस्पोंडेंट होंगे। मैटर कहाँ पे चल रहा है सर? कहते हैं DEL मतलब दिल्ली हाई कोर्ट में ये पर्टिकुलर मैटर है और ये मैटर है डिजाइन एक्ट के रिगार्डिंग। देखिए नीचे लिखा हुआ है डिजाइन एक्ट और कहते हैं यहाँ क्या लिखा है, ट्रेड पैटर्न ऑफ ट्रक टायर वेदर इंटाइटल टू कॉपीराइट प्रोटेक्शन हेल्ड यस। कहते हैं ये ट्रक टायर का ट्रेड पैटर्न क्या होता है। तो कहते हैं ध्यान से देखो, इसीलिए मैंने आपको ये इमेज दी हुई है। और अगर आप इस पर्टिकुलर इमेज को देखें तो इस पर्टिकुलर इमेज में अगर मैं आपको बोलूं तो इस इमेज में देखिए जरा, इस इमेज में ना बच्चे ये देखिए, ये पैटर्न बने हुए, ये पैटर्न बने हुए, ये जो पैटर्न बने हुए हैं इनको बोला जा रहा है ट्रेड पैटर्न। और क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि क्या इस पैटर्न का हम कॉपीराइट करवा सकते हैं? क्या इस पैटर्न को हम रजिस्टर करवा सकते हैं? क्या हम इस पैटर्न को सिक्योर करवा लें एज एन IPR और हम बोलें कि अगर किसी और कंपनी को हमारे टायर का ट्रेड पैटर्न यूज करना है तो उसको पहले हमसे परमिशन लेनी होगी, हमको रॉयल्टी पे करनी होगी, अदरवाइज बिना परमिशन के वो ऐसा नहीं कर सकता। कहते हैं सर ये पैटर्न बनाए ही क्यों जाते हैं? अगर मैं आपको बोलूं कि ये पैटर्न बनाने का मेन रीजन क्या है, तो बच्चे जो ये पैटर्न है ना, ये पैटर्न ग्रिपिंग के काम आते हैं। हम ऐसे बोलते हैं कि जो एक टायर होता है उस टायर की सक्सेस उसकी ग्रिपिंग पे डिपेंड करती है कि वो टायर कितना रोड से चिपक कर चल रहा है। मतलब जब हम टायर चलाते हैं, जब हम गाड़ी चलाते हैं तो ट्रक में जैसे एक कोई भी 4 व्हीलर है, 2 व्हीलर है, तो वो स्लिप करती है अगर उसके टायर की ग्रिपिंग अच्छी नहीं होती। और आप अगर जितने भी टायर मार्केट में देखेंगे हर कंपनी के टायर का एक अलग पैटर्न है और अलग अलग पैटर्न के बेसिस पे ग्रिपिंग स्ट्रॉन्ग की जा सकती है। अब हुआ यहाँ पे क्या कि अपोलो कंपनी के एक टायर के ट्रेड पैटर्न को कॉपी कर लिया पायनियर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ने अपने एक पर्टिकुलर टायर में। अपोलो कंपनी को पता लगा कि ऐसी एक दूसरी कॉर्पोरेशन है जिन्होंने उसके ट्रेड पैटर्न को कॉपी कर लिया है, इस वजह से उन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन रेज किया। अब मैटर आपके सामने है और अब आप बताएंगे कि ये पर्टिकुलर जो ग्रिपिंग के लिए ट्रेड पैटर्न यूज हुए हैं, क्या ये ट्रेड पैटर्न का रजिस्ट्रेशन करवाना अलाउड होना चाहिए? इज इट अलाउड टू रजिस्टर दिस पर्टिकुलर पैटर्न? और अगर ऐसा रजिस्ट्रेशन होता है तो इसका मतलब फिर दूसरी कंपनी उसको कॉपी नहीं कर पाएगी। तभी देखिए लिखा हुआ है द ब्रीफ फैक्ट्स क्या दिए हुए हैं, द प्लेंटिफ मैन्युफैक्चर्स ट्रक टायर एंड्योरेंस LD 10.00 R20। ये इसका एक स्पेसिफिकेशन है। मतलब वो बोल रहे हैं कि इस पर्टिकुलर टायर के ट्रेड पैटर्न का ये स्पेसिफिकेशन है जिसके रिगार्डिंग ये केस है, विद अ पेक्यूलर ट्रेड पैटर्न ओवर विच इट हैड क्लेम प्रोप्राइटरी राइट्स। और प्लेंटिफ यहाँ पे कौन है? अपोलो टायर्स। वो कह रहे हैं कि हमारा इस पे प्रोप्राइटरी राइट है सर, ये पैटर्न हमारा है, ये पर्टिकुलर पैटर्न का स्पेसिफिकेशन है। और दूसरी कंपनी ने, द डिफेंडेंट also manufactures truck tire with the name of High Fly with similar trade patterns of the plaintiff। और जो दूसरी डिफेंडेंट कंपनी है उन्होंने अपना एक टायर बनाया विद द नेम ऑफ हाई फ्लाई और उन्होंने बिल्कुल सेम ट्रेड पैटर्न कॉपी कर लिया है जो हमारा है। इसी वजह से प्लेंटिफ कह रहा है हमको नुकसान हो रहा है सर। प्लेंटिफ फाइल्ड अ सूट अगेंस्ट द डिफेंडेंट फॉर इन्फ्रिंजमेंट ऑफ इट्स प्रोप्राइटरी राइट्स। अपोलो कंपनी यहाँ पे कह रही है कि सर डिफेंडेंट ने हमारे राइट्स का वायलेशन किया है एंड एन इंटरिम इंजंक्शन वाज ग्रांटेड इन फेवर ऑफ द प्लेंटिफ। और हुआ क्या कि ये पर्टिकुलर इंटरिम इंजंक्शन जो है ये प्लेंटिफ के फेवर में आई, इट वाज ग्रांटेड इन द फेवर ऑफ प्लेंटिफ। और प्लेंटिफ के फेवर में आने का मतलब है कि दूसरी कंपनी को मना कर दिया गया कि आप सेम ट्रेड पैटर्न का टायर मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते। डिफेंडेंट मूव्ड एन एप्लीकेशन टू वेकेट द स्टे और डिफेंडेंट ने बाद में एप्लीकेशन लगाई कि सर इस पर्टिकुलर स्टे को हटाया जाए। और जो दिल्ली हाई कोर्ट में ये पर्टिकुलर मैटर आया तो उन्होंने क्या बोला, इंटरिम स्टे कंफर्म। इस स्टे को कंफर्म किया गया कि नहीं, अपोलो टायर्स के फेवर में ही डिसीजन रहेगा, अपोलो टायर्स का जो ट्रेड पैटर्न है वो आप कॉपी नहीं कर सकते। कहते हैं अब यहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट देखिए जजमेंट में क्या कहती है, तो कहते हैं आई हैव सेट आउट हियर इन अबव द मैनर इन विच द टायर्स ऑफ द प्लेंटिफ एंड द अदर मैन्युफैक्चरर्स आर डिस्प्लेड इन द कोर्स ऑफ मार्केटिंग, एडवर्टीजमेंट एक्सेट्रा।
कह रहे हैं यहाँ पे जो दिल्ली हाई कोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस हैं, वो यहाँ पे जजेस क्या कह रहे हैं कि आई हैव सेट आउट हियर इन अबव the manner in which the tires of the plaintiff and the other manufacturers are displayed in the course of marketing, advertisement, etc. कहते हैं ये जज कह रहे हैं कि मैं आपका ध्यान जरा उस तरफ लाना चाहूंगा कि जब किसी भी पर्टिकुलर एडवर्टीजमेंट को आप देखते हैं, टायर के एडवर्टीजमेंट को जब आप देखते हैं किसी भी पर्टिकुलर न्यूज चैनल में, तो जरा आप ध्यान दीजिएगा, इन ग्रिपिंग्स पे सबसे ज्यादा फोकस किया जाता है, इन ट्रेड पैटर्न पे ही सबसे ज्यादा फोकस किया जाता है। अच्छा, जब आप कभी टायर खरीदने जाएं, एक जनरल परसेप्शन ले रहा हूं, कभी आप गए हो या नहीं गए हो वो अलग बात है, बट आप टायर खरीदने जाएं तो जनरली आप टायर को देखेंगे तो वो रैप हुआ होगा पॉलिथीन से, पूरा टायर पॉलिथीन से रैप हुआ होगा। और जब एक पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूटर डीलर, जब आप उसके पास ये पर्टिकुलर टायर परचेज करने जाएंगे तो वो डीलर आपको उस पॉलिथीन को हटाकर उसका पैटर्न दिखाएगा कि देखिए सर टायर कितना अच्छा है, ये ट्रेड पैटर्न कितना अच्छा है, इसकी ग्रिपिंग कितनी मजबूत है। इसका मतलब कोई भी पर्टिकुलर पर्सन ये नहीं बोलता एक टायर दे दो, कोई सा भी दे दो, कोई भी ग्रिपिंग हो सकती नहीं, वो उस टायर को एनालाइज ही करता है उसकी ग्रिप के बेसिस पे। एक पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर अपने टायर की क्वालिटी अपने ट्रेड पैटर्न और ग्रिपिंग के थ्रू ही दिखाता है। और जज भी यहाँ पे दिल्ली हाईकोर्ट के यही कहना चाहते हैं कि जब हम किसी भी एडवर्टीजमेंट को देखते हैं या मार्केटिंग कर रहे होते हैं इस टायर की, तो इन दैट सिचुएशन इस ग्रिपिंग पे सबसे ज्यादा फोकस कराते हुए इस ट्रेड पैटर्न पे फोकस करवाया जाता है। कहते हैं दे क्लियरली शो दैट द ट्रेड पैटर्न्स आर यूटिलाइज्ड बाय द मैन्युफैक्चरर्स इंक्लूडिंग बाय द प्लेंटिफ in respect of a tires in question as a source identifier that is a trademark। और कह रहे हैं अपोलो ने भी बिल्कुल सही यही किया है। अपोलो ने भी अपने एक ट्रेड पैटर्न बनाया है और उन्होंने अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में वो पर्टिकुलर ट्रेड पैटर्न अपने टायर्स पे उतारा और ये उनका एक सोर्स आइडेंटिफायर है। सोर्स आइडेंटिफायर का मतलब अगर किसी को पहचानना है कि ये टायर अपोलो का है या नहीं है तो वो उसका ट्रेड पैटर्न देख ले, अगर वो ट्रेड पैटर्न मैच कर जाता है तो वो अपोलो का है। इट्स लाइक अ ट्रेडमार्क, ठीक है। No doubt, the trade pattern adopted by the plaintiff in respect of its tire also serves the same purpose which the treads on any tire serve। कहते हैं इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो ट्रेड पैटर्न अडॉप्ट किए गए हैं प्लेंटिफ के थ्रू, वो ट्रेड पैटर्न किसी भी टायर पे अगर अडॉप्ट किए जाए तो वो टायर काम करेगा। लाइक हम ऐसे बोलते हैं कि एक ट्रेड पैटर्न नहीं है, बहुत सारे ट्रेड पैटर्न्स हैं। आप डिफरेंट टायर्स पे डिफरेंट तरीके के ट्रेड पैटर्न्स देखेंगे। अच्छा, प्रॉब्लम वहां अराइज होती है जहां एक पर्टिकुलर टायर में सिर्फ एक ही ट्रेड पैटर्न फंक्शन कर सकता और कोई ट्रेड पैटर्न फंक्शन ही नहीं कर पाता, तो दिक्कत होती, तो हम उसका रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाते क्योंकि फिर फंक्शनैलिटी पे बेस्ड हो जाता हमारी जजमेंट। मान लीजिए एक पर्टिकुलर काम को करने का तरीका ही एक है, तो इन दैट सिचुएशन हम वहां लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट के लिए उसको कॉपीराइट नहीं कर रहे। अब यहां पे इन्होंने ये बोला, हाउएवर इफ द सेम फंक्शन कैन बी अचीव्ड थ्रू न्यूमरस डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ट्रेड पैटर्न्स। कह रहे हाईकोर्ट भी यही कह रही है कि सेम फंक्शन जो टायर का मेन काम है, अगर इट कैन बी अचीव्ड थ्रू न्यूमरस डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ट्रेड पैटर्न्स, देन द डिफेंस ऑफ फंक्शनैलिटी मस्ट फेल। फिर ये फंक्शनैलिटी का कंसेप्ट फेल हो जाता है। अगर कंपनी ये बोलती है, दूसरी कंपनी ये बोल रही है कि सर अगर हमने ये ट्रेड पैटर्न अडॉप्ट नहीं किया तो हमारा टायर मार्केट में चल ही नहीं पाएगा, हमारा टायर रोड पे प्ले ही मतलब फंक्शन ही नहीं कर पाएगा, तो सर हमको ट्रेड पैटर्न तो यही रखना ही पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, मार्केट में बहुत तरीके के हजारों ट्रेड पैटर्न्स हैं, आप अडॉप्ट कर सकते हो अपना खुद का बनाया हुआ भी। ऐसा कहीं नहीं है कि टायर दूसरे ट्रेड पैटर्न पे फंक्शन नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा, तो आप कॉपी नहीं कर सकते। It was essential for the defendant to at least prima facie establish that the tread pattern of the plaintiff was the only mode option or one of the only few options which was possible to achieve the functional requirement of the tire। कहते हैं यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, कहते हैं यहाँ पर डिफेंडेंट के लिए ये प्रूफ करना बहुत जरूरी है अगर वो अपने फेवर में केस चाहते हैं, अगर वो इंटरिम ऑर्डर का स्टे हटवाना चाहते हैं, उनके लिए प्रूफ करना जरूरी है कि सर ये जो पैटर्न हमने अडॉप्ट किया है हमारे टायर पे सिर्फ यही पैटर्न ही फंक्शन कर सकता है, इसके अलावा और कोई फंक्शन ही नहीं कर सकता। या कुछ 2-3 ऑप्शंस हैं और उन 2-3 ऑप्शंस में से यही वाला ऑप्शन हमारे लिए बेस्ट सुटेबल है। अगर वो ये प्रूफ कर जाते हैं तो शायद वो बच जाए, लेकिन वो प्रूफ ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि डिफरेंट ट्रेड पैटर्न्स पे भी टायर फंक्शन कर लेता है। The position which emerges on a perusal of the document placed on the record by the plaintiff is that there are innumerable different and unique trade patterns in existence adopted by different manufacturers of tires which achieve the same objective। और यहाँ पे अपोलो कंपनी के लर्नेड काउंसिल ने अपनी तरफ से बहुत तरीके के एग्जांपल्स दिए और उन्होंने बोला कि सर डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स के आप टायर्स को अगर देखेंगे तो उन्होंने अलग अलग तरीके के ट्रेड पैटर्न्स को यूज किया हुआ और उनके टायर मार्केट में बहुत अच्छी तरीके से फंक्शन कर रहे हैं। तो ये तो हम नहीं कह सकते कि सर ट्रेड पैटर्न को कॉपी करने की जरूरत है क्योंकि इसके अलावा कोई और ट्रेड पैटर्न हो ही नहीं सकता। सर हो सकता है, बनाने की कोशिश की जाए, हो सकता है। कहते हैं इट कैन नॉट बी सेड दैट यूनिक ट्रेड पैटर्न अडॉप्टेड बाय द प्लेंटिफ इज एट्रीब्यूटेबल ओनली टू द टेक्निकल रिजल्ट of providing grip and stability to the vehicle on which the tire of the plaintiff is used। कहते हैं it cannot be said that unique tread pattern adopted by plaintiff is attributable only to the technical result।
कहते हैं हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि जो अपोलो कंपनी ने अपना ट्रेड पैटर्न अडॉप्ट किया है, टेक्निकलिटी को देखते हुए, ग्रिपिंग को देखते हुए, टायर की स्टेबिलिटी को देखते हुए सिर्फ वही एक ट्रेड पैटर्न है जो अडॉप्ट किया जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसे बहुत सारे ट्रेड पैटर्न हो सकते हैं जिससे आप ग्रिपिंग भी मजबूत कर सकते हैं, स्टेबिलिटी भी ला सकते हैं। The same function can be performed by any other tire also with a different tread pattern. और अपोलो कंपनी के लर्नड काउंसिल बोलते हैं कि सर आप बहुत सारे हमारे पास पैटर्न्स हैं जिनके बेसिस में हम ऐसा कर सकते हैं, तो कॉपी करने की क्या रिक्वायरमेंट है। द मैनर इन विच द टायर्स ऑफ डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स आर एडवाइज्ड, यहाँ पे फोकस किया जा रहा है कि सर अगर आप डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स के एडवर्टीजमेंट्स देखेंगे, उनके मार्केटिंग देखेंगे, तो इट लीव्स नो मैनर ऑफ डाउट दैट ट्रेड पैटर्न ऑन द टायर ऑफ द मैन्युफैक्चरर इज प्रोमिनेंटली डिस्प्लेड अपार्ट फ्रॉम द ब्रांड नेम ऑफ द मैन्युफैक्चरर। वो ये कहना चाहते हैं कि सर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि हमारा ट्रेड पैटर्न कैसा है, और अगर दूसरी कंपनी ने हमारे ट्रेड पैटर्न को कॉपी कर लिया तो इन दैट सिचुएशन जो एडवांटेज हम अपने ट्रेड पैटर्न से उठा रहे थे वही एडवांटेज उनको भी मिलेगा और हमको नुकसान होगा, मार्केट में डुप्लीकेट प्रोडक्ट आ जाएगा। इट इज ऑल्सो नॉट कॉमन एंड इट इज ऑल्सो नॉट अनकॉमन। नॉट अनकॉमन को आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं, इट इज ऑल्सो कॉमन। तो नॉट अनकॉमन को हम यहाँ पे क्या बोल देते हैं, कॉमन। तो कहते हैं इट इज कॉमन टू सी दैट कस्टमर इंटरेस्टेड इन बाइंग अ टायर बीइंग शोन द टायर्स बाय द वेंडर विद द ट्रेड पैटर्न इन अ वर्टिकल पोजीशन। टायर ऐसे लेटा लेटा नहीं दिखाया जाता, आपको खड़ा करके उसका पैटर्न दिखाया जाता है। उसको टायर को खड़ा किया जाता है और उसके बाद उसका पूरा सर्कल आपको वर्टिकल पोजीशन में दिखाया जाता है। क्यों दिखाया जाता है? क्योंकि आप ट्रेड पैटर्न ही तो देखने गए हो। कहते हैं विद द ट्रेड पैटर्न इन अ वर्टिकल पोजीशन दैट इज बाय शोइंग द फेस ऑफ द टायर एंड सच दैट द ट्रेड पैटर्न इज द फर्स्ट थिंग दैट स्ट्राइक्स एंड अपील्स टू द आई ऑफ द कस्टमर। और यहाँ लर्नड काउंसिल अपोलो कंपनी के कहते हैं कि सर ये ट्रेड पैटर्न ही एक ऐसी चीज है जो सबसे पहले कस्टमर की नजरों के सामने आता है। It is also not uncommon, फिर अगेन it is also common to see that even when tires are wrapped in covering, कहते हैं अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि जब आप टायर लेने जाओगे तो टायर को लेयर किया जाएगा पॉलिथीन से, कवरिंग की जाएगी। द वेंडर रिमूव्स द कवरिंग व्हाइल डिस्प्लेइंग हिज टायर्स टू द कस्टमर। और वेंडर क्या करता है, डीलर क्या करता है सर, उस पर्टिकुलर पॉलिथीन को हटाकर टायर को दिखाता है, क्योंकि कोई भी पर्टिकुलर पर्सन ऐसे नहीं जाएगा कि ये कोई भी टायर उठा के दे दो, नहीं, वो उसका पैटर्न चेक करेगा। ठीक है। Pertinently, the defendant does not display its tires in a question under the brand Hi-Fly in a wrapped condition in its advertisement. और कहते हैं सर अगर आप हाई फ्लाई का एडवर्टीजमेंट देखिए तो वो भी ट्रेड पैटर्न को ही फोकस करते हुए अपना एडवर्टीजमेंट बना रहे हैं। ऐसा नहीं उन्होंने किया कि उन्होंने अपने टायर को बिना ट्रेड पैटर्न दिखाई ही एडवर्टाइज कर दिया। कवर्ड टायर का एडवर्टीजमेंट नहीं किया उन्होंने सर। हाई फ्लाई ने भी, हाई फ्लाई कौन है सर, डिफेंडेंट कंपनी का ब्रांड है, और डिफेंडेंट कंपनी अपने हाई फ्लाई का भी एडवर्टीजमेंट अपने ट्रेड पैटर्न के बेसिस पे ही कर रहा है, तो सर ये तो गलत है। The defendant is displaying its tires in question under the brand Hi-Fly in an unwrapped condition. सर वो unwrapped condition में दिखा रहे हैं इसको, wrapped में नहीं दिखा रहे। And prominently showing the tread pattern on the tire. और पूरा फोकस है उनका उस tread pattern पे जो उन्होंने हमारी कंपनी का कॉपी किया हुआ। This itself shows that the wrapping of the tire does not inhibit the display and marketing of the tire by prominently displaying the tread patterns on the tire. तो हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि जो अब डिफेंडेंट कंपनी का एडवर्टीजमेंट है वो सिर्फ टायर का है सर, वो हमारे ट्रेड पैटर्न पे पूरी तरीके से फोकस करके उसका एडवांटेज लेना चाहते हैं। Thus, the submission that the tread pattern adopted by the plaintiff is functional and therefore not capable of protection cannot be accepted. तभी यहाँ पे कोर्ट कहती है कि हम ये नहीं कह सकते कि जो प्लेंटिफ का ट्रेड पैटर्न है सिर्फ वही एक फंक्शन करने का तरीका है और इसको प्रोटेक्शन नहीं दी जाए। ये गलत होगा अगर हम उसको प्रोटेक्शन नहीं देंगे, हमको प्रोटेक्शन देनी पड़ेगी। कोर्ट कहती है दिस सबमिशन इज रिजेक्टेड। इसीलिए डिफेंडेंट की एप्लीकेशन को यहाँ पे क्या कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। The tread pattern on a tire, in my view, in such a prominent feature, जज कहते हैं कि हमारे अकॉर्डिंग इतना इंपॉर्टेंट फीचर है एक टायर का ट्रेड पैटर्न एंड इज सो प्रोमिनेंटली डिस्प्लेड एंड एडवर्टाइज्ड दैट other matter, namely the brand name on the side of the tire, is not sufficient to distinguish the goods on the defendant from those of the plaintiff. कहते हैं ट्रेड पैटर्न इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है एक टायर का कि हम सिर्फ और सिर्फ ब्रांड नेम से एक पर्टिकुलर कंपनी को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, ट्रेड पैटर्न के बेसिस पे भी डिस्टिंग्विशमेंट पॉसिबल है। सिमिलरली द इंक्लूजन ऑफ द टायर ट्यूब एंड फ्लैप इन द प्लेंटिफ्स टायर एंड ओनली द फ्लैप अलॉन्ग विद द टायर इन द डिफेंडेंट्स टायर माइनस द ट्यूब इज नॉट सफिशिएंट टू डिस्टिंग्विश द प्लेंटिफ्स टायर फ्रॉम दैट ऑफ द डिफेंडेंट। डिफेंडेंट कहते हैं सर प्लेंटिफ तो अपना टायर ट्यूब भी दे रहे हैं प्लस फ्लैप भी दे रहे हैं, हम टायर ट्यूब नहीं देते, हम तो खाली फ्लैप देते हैं, ये भी तो एक तरीका है डिस्टिंग्विश का। कोर्ट कहती नहीं, ये गलत है। अगर अपोलो कंपनी टायर ट्यूब प्लस फ्लैप दोनों देती है और आप सिर्फ फ्लैप देते हो तो ये डिस्टिंग्विश का कोई अलग तरीका नहीं है। कहते हैं इट इज नॉट इन डिस्प्यूट दैट बोथ टायर्स ऑफ द प्लेंटिफ एंड द डिफेंडेंट इन क्वेश्चन आर टायर्स मेंट फॉर ट्रक्स। कहते हैं ये तो बोला ही नहीं गया कि जो टायर्स प्लेंटिफ के हैं और डिफेंडेंट के हैं वो दोनों ही ट्रक के हैं, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है और इसमें कोई डिस्प्यूट भी नहीं है। फिर डिस्प्यूट क्या है? कहते हैं देयरफॉर सम चेंज ऑफ स्पेसिफिकेशन बिटवीन द टू इज ऑफ नो कंसीक्वेंस व्हेन इट कम्स टू द एस्पेक्ट ऑफ कंफ्यूजन इन द माइंड ऑफ कस्टमर। कहते हैं फिर आप ऐसे स्पेसिफिकेशन अगर चेंज करोगे
इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ कस्टमर के दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट होगी, और कस्टमर के दिमाग में कंफ्यूजन हम क्रिएट नहीं होने दे सकते। आई मे ऑल्सो ऑब्जर्व दैट द कस्टमर्स ऑफ ट्रक टायर्स बाय एंड लार्ज आर सेमी लिटरेट मिडिल क्लास ट्रक ओनर्स, operators and drivers from whom it is difficult to expect a detailed examination of all the threadbare of all the differences in the tires of the plaintiff and that of the defendant before the purchase of tire is made। कहते हैं अगर आप जहां ध्यान से देखें तो मार्केट में जो टायर परचेज करने जा रहे होते हैं लोग, वो मिडिल क्लास पर्सन होते हैं, जो मिडिल क्लास फैमिलीज को बिलोंग करते हैं, ड्राइवर्स होते हैं, ट्रक ड्राइवर्स होते हैं, और उनके लिए इतनी सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें को स्पेसिफाई करके डिस्टिंग्विश करना बहुत डिफिकल्ट है। तो उनके लिए इंपॉर्टेंटली दो ही चीजें हैं जिसके बेसिस पे वो एक टायर को डिस्टिंग्विश कर पाते हैं, एक उसका ट्रेड पैटर्न और एक ब्रांड का नेम। ठीक है, इन व्यू ऑफ द एफोरसेड, कहते हैं ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आई एम इंक्लाइंड टू कंफर्म द इंजंक्शन ग्रांटेड इन फेवर ऑफ द प्लेंटिफ टिल द डिस्पोजल ऑफ द सूट। इसीलिए दिल्ली हाईकोर्ट यहाँ पे कहती है कि सर जो इंजंक्शन, जो स्टे दिया गया है प्लेंटिफ कंपनी को, वो बिल्कुल ठीक है, प्लेंटिफ कंपनी के फेवर में ही रहना चाहिए जब तक फाइनल डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं हो जाता। अकॉर्डिंगली द प्लेंटिफ्स एप्लीकेशन दैट इट इज अलाउड एंड द एक्स पार्टी एड इंटरिम ऑर्डर ऑफ इंजंक्शन डेटेड दिस इज कंफर्म टिल द डिस्पोजल ऑफ द सूट। और इसी वजह से प्लेंटिफ की वो एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया गया और जो इंटरिम ऑर्डर पास किया गया था उसको कंटिन्यू रखा गया। ठीक, चलिए एक केस तो हमारा कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट केस पे आते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि अब आपको केस स्टडीज पढ़ने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, क्योंकि अब आपको बहुत ज़्यादा फैमिलियरिटी हो चुकी है, फैमिलियर हो गए हैं कि किस तरीके से केसेस आएंगे और किस तरीके से अभी केसेस को हमने पढ़ना है। अभी जब ये केसेस थोड़े हो जाएं, और हो जाएं, लाइक 50-60 केसेस हो जाए, तब मैं आपको बताऊंगा कि इन केसेस को एग्जाम में कैसे प्रेजेंट करना है। वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि समझना अपने आप में ज़रूरी है। नोट्स बना लोगे आप, बिल्कुल ठीक है, आपको सारे केसेस के बारे में पता होगा, बट क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन कैसे पुटअप होगा और उसका आंसर कैसे देना है, इसके बारे में मैं अलग से बताऊंगा। चलो अभी बट हम अपने केसेस को कंप्लीट करने पे फोकस करते हैं। नाउ कमिंग अपॉन द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज केस नंबर 27। कहते हैं ये केस है बिटवीन आत्माराम प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड एंड द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। और हम ऐसे बोलते हैं, अगेन ये एपेलेंट है और अगेन ये रिस्पोंडेंट है, और हम ऐसे बोलते हैं कि एक पार्टी है आत्माराम और एक है इंश्योरेंस कंपनी। एक ऐसी कंपनी है इंश्योरेंस कंपनी। कहते हैं यहाँ पे ना दो एक्ट के प्रोविजंस हिट हो रहे हैं। कौन कौन से? कहते हैं एक लिखा है एनडीएमसी एक्ट 1994। कहते हैं ये एनडीएमसी क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनडीएमसी? तो नीचे देखो, नीचे भी लिखा हुआ, अलग से नहीं लिखते, न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल एक्ट 1994। न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल एक्ट 1994। ठीक है, फिर कहते हैं रेड विद दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट 1958। तो इसको तो हमने एनडीएमसी बोल दिया और इसको हम बोल देंगे रेंट एक्ट। क्या नाम दे देंगे? रेंट एक्ट। तो हम ऐसे बोलेंगे कि केस है बिटवीन आत्माराम एंड द इंश्योरेंस कंपनी, और दो एक्ट के प्रोविजंस यहाँ पे हिट हो रहे हैं, एक एनडीएमसी एक्ट 1994 के और एक रेंट एक्ट के 1958 के। ठीक है, कहते क्वेश्चन यहाँ पे क्या है? कहते क्वेश्चन ये है, कलेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स एज एरियर ऑफ रेंट। कहते हैं जब आप एक प्रॉपर्टी किसी टेनेंट को रेंट पे देते हैं तो टेनेंट वहां पे रहने के लिए उसका रेंट पे करता है टू द लैंडलॉर्ड को। ठीक बात है सर रेंट तो पे करता है, करना पड़ेगा सर। प्लस इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस जो होते हैं वो भी वो पे करेगा। हाँ सर, बिल्कुल पे करेगा। ये सब कौन पे कर रहा है? कहते हैं सब टेनेंट पे कर रहा है। प्लस जो पानी का खर्चा होगा वो भी टेनेंट पे करेगा, बिल्कुल पे करेगा। कहते हैं सर क्या प्रॉपर्टी टैक्स भी टेनेंट पे करे? कहते हैं सर ये तो डिपेंड करता है कि इन दोनों के बीच में रेंट एग्रीमेंट कैसा हुआ है। कहते हैं अगर रेंट एग्रीमेंट ना हुआ हो तो क्या सिचुएशन होगी, और अगर रेंट एग्रीमेंट हुआ है तो फिर तो लिखा ही होगा साफ साफ। कहते हैं यहाँ लिखा हुआ है कलेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स एज एरियर ऑफ रेंट। कहते हैं अगर किसी टेनेंट ने प्रॉपर्टी टैक्स पे नहीं किया तो क्या आप ये कह सकते हो कि उसने रेंट नहीं पे किया? क्वेश्चन यहाँ पे ये है, लाइक समवन इज हैविंग अ रेंटेड प्रॉपर्टी और उसने अपना रेंट तो पे कर दिया, बट उसने अपना प्रॉपर्टी टैक्स, उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी जिसपे वो रह रहा है, जिसको उसने रेंट पे लिया हुआ है, उसकी प्रॉपर्टी टैक्स पे नहीं की। क्या ये एरियर ऑफ रेंट माना जाए? क्या हम ये कह सकते हैं कि उसने रेंट पे नहीं किया? और क्योंकि उसने ये एरियर ऑफ रेंट मान के, हमने लैंडलॉर्ड कहते हैं हाँ सर हम तो एरियर ऑफ रेंट ही मानेंगे कि उसने हमको रेंट पे नहीं किया टाइम पे, एंड नॉन पेमेंट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स बाय टेनेंट, क्या इसके बेसिस पे हम टेनेंट को घर से निकाल दें? एविक्शन सॉट बाय लैंडलॉर्ड अंडर रेंट एक्ट। लैंडलॉर्ड कहते हैं कि प्रॉपर्टी टैक्स पे नहीं किया और हम तो ये मानेंगे प्रॉपर्टी टैक्स पे नहीं किया, इट्स जस्ट लाइक सेम कि उन्होंने रेंट पे नहीं किया। इस वजह से हम टेनेंट को कहते हैं हमारा घर खाली करो, मकान खाली करो, हमारा प्रॉपर्टी खाली करो जो आपको रेंट पे दी हुई है। वेदर टेनेंट कुड बी इविक्टेड एज अ फेलियर टू पे रेंट। क्या बताइए, क्या लैंडलॉर्ड का ये कंटेंशन ठीक है कि टेनेंट ने अपना रेंट चार्जेस पे किया, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पे किया, वाटर चार्जेस पे किया, प्रॉपर्टी टैक्स पे नहीं किया? क्या जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स क्या हम ये कह सकते हैं कि टेनेंट ने अपना रेंट नहीं दिया? क्या इस बेसिस पे लैंडलॉर्ड टेनेंट को घर से निकाल सकता है? हेल्ड नो, नहीं, बिल्कुल नहीं निकाल सकता। सर क्वेश्चन अराइज क्यों हुआ, हमको जरा बताइए। एनडीएमसी एक्ट और रेंट कंट्रोल एक्ट में ऐसा क्या लिखा है? आओ बच्चे पढ़ते हैं जरा।
पढ़ते हैं। पहले हम सबसे पहले यही पढ़ते हैं कि सेक्शन, देखो दो सेक्शन यहां पे हिट हो रहे हैं, एक सेक्शन 67 का सबसेक्शन 3 और एक सेक्शन 7 का सबसेक्शन 2 ऑफ रेंट एक्ट। ठीक है, एनडीएमसी यहां पे लिखा हुआ है कि ये सेक्शन 67 किसका, एनडीएमसी का, और ये सेक्शन 7 किसका है, रेंट कंट्रोल एक्ट का। ठीक है, चलो और देखते हैं क्या लिखा हुआ है। कहते हैं सेक्शन 67 ऑफ एनडीएमसी एक्ट, इट सेज अपॉर्शनमेंट ऑफ लायबिलिटी फॉर प्रॉपर्टी टैक्स व्हेन द प्रीमाइसेस आर लेट और सबलेट। कहते हैं कि अगर प्रॉपर्टी को आपने किराए पे दिया हुआ है, लेट किया हुआ है या सबलेट किया हुआ है, तो आपकी जो प्रॉपर्टी टैक्स की लायबिलिटी है वो अपोर्शन हो जाएगी। अपोर्शन होने का मतलब बढ़ जाएगी। अब सिर्फ वो प्रॉपर्टी टैक्स पे करने की लायबिलिटी ओनर की नहीं है, कहीं ना कहीं टेनेंट की भी है, ऐसा कहता है सेक्शन 67 ऑफ एनडीएमसी एक्ट। और सेक्शन 67 का सबसेक्शन 3 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए, एनी पर्सन इंटाइटल्ड टू रिसीव एनी सम, एनी पर्सन इंटाइटल्ड टू रिसीव एनी सम, मतलब एनी पर्सन यहां पे हो गए लैंडलॉर्ड, क्योंकि लैंडलॉर्ड ने अगर प्रॉपर्टी रेंट पे दी है तो ही इज इंटाइटल्ड टू रिसीव एनी सम। एनी सम का मतलब यहां पे हम बोल देते हैं रेंट। बिल्कुल ठीक बात है सर, बिल्कुल सही बात है, हम बिल्कुल एग्री करते हैं। कहते हैं एनी पर्सन इंटाइटल्ड टू रिसीव एनी सम अंडर दिस सेक्शन शैल हैव फॉर द रिकवरी देयर ऑफ द सेम राइट्स एंड रेमेडीज एज इफ सच सम वर रेंट पेबल टू हिम बाय द पर्सन फ्रॉम हुम ही इज इंटाइटल्ड टू रिसीव द सम। कह रहे हैं ये क्या बोल रहा है, कह रहे हैं यहां पे ये बोल रहा है कि सर अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन जो कि लैंडलॉर्ड है, अगर ही इज इंटाइटल्ड टू रिसीव एनीथिंग फ्रॉम द टेनेंट, जैसे हमारे केस में सर वो रेंट भी ले सकता है, ही इज इंटाइटल्ड, वो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस भी ले सकता है, ही इज इंटाइटल्ड, वो वाटर चार्जेस भी ले सकता है, ही इज इंटाइटल्ड, क्या वो प्रॉपर्टी टैक्स भी ले सकता है? कह रहे हैं अब सेक्शन 67 में एज सच अलग अलग डिस्टिंग्विश तो नहीं किया, बट सेक्शन 67 ये कहता है कि अगर लैंडलॉर्ड इज हैविंग एनी राइट टू रिसीव एनी सम ऑफ अमाउंट फ्रॉम द टेनेंट, देन हम यही मान के कर चलेंगे कि अगर इनमें से कोई भी अमाउंट टेनेंट ने पे नहीं किया तो हम यही मानेंगे कि जैसे लैंडलॉर्ड को रेंट नहीं मिला। हम इन सब चीजों को अलग अलग नहीं मानते, हम इन सब चीजों को एक साथ क्या बोलते हैं, रेंट। अगर इनमें से कोई भी एक चीज ना मिली तो लैंडलॉर्ड तो यही बोलेगा कि हमको रेंट नहीं मिला, लैंडलॉर्ड तो ये बोलेगा एरियर ऑफ रेंट हो गया। क्या बात समझ में आ रही है? हाँ सर बिल्कुल समझ में आ रही है। इसका मतलब सेक्शन 67 बहुत सारे क्वेश्चन रेज करता है और सेक्शन 67 कहता है कि कोई भी पर्टिकुलर पर्सन जिसका राइट है टू रिसीव एनीथिंग फ्रॉम द अदर पर्सन, और अगर उस दूसरे पर्टिकुलर पर्सन ने उनमें से कुछ भी पे नहीं किया तो हम उसको एरियर ऑफ रेंट ही मानेंगे। ठीक, क्लियर हो गई बात, क्लियर हो गई बात। आगे बढ़ते हैं, कहते हैं सेक्शन 7 पे आते हैं, जो दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट का लिखा हुआ है। उसमें क्या कहते हैं, कहते हैं लिखा लॉफुल इंक्रीज ऑफ स्टैंडर्ड रेट इन सर्टेन केसेस एंड रिकवरी ऑफ अदर चार्जेस। कहते हैं इसका सबसेक्शन 2 क्या कहता है, ध्यान से देखिए, लिखा है वेयर अ लैंडलॉर्ड पेज इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रीमाइसेस एनी चार्ज फॉर इलेक्ट्रिसिटी और वाटर consumed in the premises or any other charge levied by a local authority having jurisdiction in the area which is ordinarily payable by the tenant। हो ध्यान से पढ़ो क्या लिखा है। कहते हैं यहां पे लिखा है वेयर अ लैंडलॉर्ड पेज, कह रहे हैं अगर लैंडलॉर्ड पेमेंट कर रहा है किसी प्रीमाइसेस के इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस के, किसी प्रीमाइसेस के वाटर चार्जेस की, और ये सारे चार्जेस पे करने थे टेनेंट को, बट क्योंकि टेनेंट ने पे नहीं किए इस वजह से उसके बिहाफ पे लैंडलॉर्ड पे कर रहा है, क्योंकि लैंडलॉर्ड कह रहा है अगर तुमने इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस नहीं पे किए तो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट वाले आके मीटर काट जाएंगे, फिर कौन जिम्मेदार होगा? तुमने पानी नहीं पे किया, वाटर पाइपलाइन रोक दी जाएगी वहां पे, फिर क्या होगा? इसीलिए यहां बोला गया कि अगर टेनेंट अपने इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस या वाटर चार्जेस या एनी अदर चार्ज विच इज लेवाइड बाय अ लोकल अथॉरिटी जो पे करने थे टेनेंट को, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी टेनेंट की, बट अगर टेनेंट ने पे नहीं किए तो इन दैट सिचुएशन लैंडलॉर्ड अगर पे कर दे टेनेंट के बिहाफ पे तो ही मे रिकवर। हु इज ही? कहते हैं लैंडलॉर्ड। कहते हैं नाउ लैंडलॉर्ड मे रिकवर फ्रॉम द टेनेंट द अमाउंट सो पेड बाय हिम, बट द लैंडलॉर्ड शैल नॉट रिकवर फ्रॉम द टेनेंट वेदर बाय मींस ऑफ एन इंक्रीज इन रेंट और अदरवाइज द अमाउंट ऑफ एनी टैक्स ऑन बिल्डिंग और लैंड इम्पोज्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रीमाइसेस ऑक्यूपाइड बाय द टेनेंट। कहते हैं लेकिन ध्यान रखिएगा, बिल्कुल हमने बोला कि इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हैं, वाटर चार्जेस हैं, लोकल अथॉरिटी ने कोई और चार्ज लगा दिया, वो रिकवर कर सकता है लैंडलॉर्ड अगर लैंडलॉर्ड ने टेनेंट के बिहाफ पे किया हुआ है। लेकिन बट यहां से इंपॉर्टेंट मार्क करिए, the landlord shall not recover from the tenant whether by means of an increase in the rent। लेकिन यहां पे लैंडलॉर्ड टेनेंट से रिकवरी रेंट बढ़ाकर नहीं करेगा, और अदरवाइज द अमाउंट ऑफ एनी टैक्स ऑन बिल्डिंग और लैंड इम्पोज्ड, और अगर कोई पर्टिकुलर अमाउंट एज अ टैक्स लगाया गया है प्रीमाइसेस के ऊपर, लैंड के ऊपर, बिल्डिंग के ऊपर, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी टेनेंट की नहीं होगी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लैंडलॉर्ड की होगी। और हमारे क्वेश्चन में भी जरा ध्यान से सुनिएगा, मैटर किसका है?
प्रॉपर्टी टैक्स का। बताइए सेक्शन 67 में आए या से यहाँ पे सेक्शन 7 में आ जाए। तो कहते हैं सेक्शन 7 में तो साफ साफ लिखा है कि टेनेंट प्रॉपर्टी टैक्स पे नहीं करेगा, लेकिन सेक्शन 67 में ऐसा लिखा हुआ है कि अगर टेनेंट को कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है पेमेंट करने की और वो नहीं करता तो फिर भैया लैंडलॉर्ड एक तरीके से एरियर ऑफ रेंट मानते हुए यहाँ पे रिकवरी करेगा। नाउ विच सेक्शन इज टू प्रिवेल एंड विच इज नॉट टू प्रिवेल। सेक्शन 67 और सेक्शन 7 दोनों हिट हो गए आपस में, दोनों आपस में कोलाइड कर रहे हैं। कहते हैं दिखाए दिस अपील इन्वॉल्व्स एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ लॉ एज टू वेदर प्रॉपर्टी टैक्स रिकवरेबल फ्रॉम द टेनेंट अंडर सेक्शन 67 सबसेक्शन 3 ऑफ एनडीएमसी एक्ट as arrears of rent by the landlord owner can be considered to be forming part of the rent for the purpose of seeking eviction or ejectments of such tenant। कहते हैं अपील यहां पे एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ लॉ रेज कर रही है कि अगर प्रॉपर्टी टैक्स रिकवरेबल है फ्रॉम टेनेंट अंडर सेक्शन 67 सबसेक्शन 3, तो क्या अगर टेनेंट वो प्रॉपर्टी टैक्स पे नहीं करता तो क्या लैंडलॉर्ड इसको एरियर ऑफ रेंट मानते हुए टेनेंट को घर से बाहर निकालता? Who defaults in payment of such recoverable tax as rent? And when the rent including recoverable tax in respect of the tenanted premises exceeds to be 35,000 per month, thereby losing protection to the Delhi Rent Control Act 1958। और कहते हैं अगर हम ऐसा मान लेते हैं तो इन दैट सिचुएशन किसका वायलेशन हो जाएगा? सर फिर वायलेशन हो जाएगा दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट का। अब एनडीएमसी को फॉलो करें या दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट को फॉलो करें, समझ में नहीं आ रहा। एक को फॉलो करेंगे तो दूसरा वायलेट, दूसरे को फॉलो करेंगे तो पहला वायलेट। आपने शायद इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ कभी पढ़ी हो, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स का चैप्टर पढ़ा हो, तो उसमें एक हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का रूल पढ़ा होगा, शायद उम्मीद करता हूं आपने पढ़ा होगा, बिल्कुल पढ़ा होगा। कहते हैं हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन जनरल लॉज में, ज्यूरिस्प्रूडेंस इंटरप्रिटेशन में आपको पढ़ाई जाती थी। वहां पे हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का रूल ये कहता था इंटरप्रिटेशन का कि अगर दो पर्टिकुलर प्रोविजन आपस में हिट कर जाए, एक को फॉलो करते हैं तो दूसरा फॉलो नहीं होता, दूसरे को फॉलो करते हैं तो पहला फॉलो नहीं होता, उस सिचुएशन में हार्मनी क्रिएट करनी होगी, ऐसी इंटरप्रिटेशन निकालनी होगी जहां पे हम ये कह सकें कि हाँ दोनों लॉ प्रिवेल कर जाए। और नहीं तो फिर आप जरा सिचुएशंस को देखिए, उन सिचुएशंस के अकॉर्डिंग डिसीजन लीजिए। और यहां पे भी जब मैटर कोर्ट के सामने आया तो कोर्ट ने यहां पे पूरी तरीके से एनालिसिस की और एनालिसिस करके हमको रीजन देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, आइए देखते हैं। कहते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है, ध्यान से देखना। द इशू विच अराइजेस फॉर कंसिडरेशन इन द प्रेजेंट मैटर इज रिगार्डिंग द इंटरप्ले ऑफ सेक्शन 67 सबसेक्शन 3 ऑफ एनडीएमसी एक्ट विद कंपैरिजन टू सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 ऑफ द रेंट एक्ट। हमने ऑलरेडी दोनों पढ़ दिए। कहते हैं अंडर सेक्शन 67 सबसेक्शन 3, ध्यान से, द लैंडलॉर्ड हैज बीन गिवन द राइट टू रिकवर द home house tax from the tenant as if the same were rent, whereas under section 7 subsection 2 of the rent act there is a specific bar to recover any tax as rent from the tenant। दो अलग अलग बातें यहां पे बोल दी गई हैं। कहते हैं अगर हम सेक्शन 67 सबसेक्शन 3 को पढ़ते हैं ऑफ एनडीएमसी एक्ट, तो वहां पे लैंडलॉर्ड को राइट दिया गया टू रिकवर हाउस टैक्स फ्रॉम द टेनेंट एज इफ दैट पर्टिकुलर अमाउंट इज एरियर ऑफ रेंट। लेकिन जब हम रेंट कंट्रोल एक्ट को पढ़ते हैं, उसका सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 पढ़ते हैं, तो वहां स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है, रोक लगाई गई है कि लैंडलॉर्ड एज सच टैक्सेशन, लैंड पे इंपोज किया हुआ टैक्स, बिल्डिंग पे इंपोज किया हुआ टैक्स रिकवर नहीं कर सकता फ्रॉम टेनेंट। कहते हैं अब किसको फॉलो करें और उसको फॉलो ना करें। कहते हैं जरा पर्पस को देखते हैं। कहते हैं द ऑब्जेक्ट ऑफ द रेंट एक्ट इज टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू टेनेंट्स who under common law including transfer of property could be evicted from the premises let out to them at any time by the landlord on the termination of the tenancy। कहते हैं अगर हम रेंट एक्ट के ऑब्जेक्टिव को देखें तो रेंट एक्ट लाने के पीछे मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि रेंट एक्ट आने से पहले सिर्फ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग बनाया गया था। कहते हैं उस ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट और जनरल कॉमन लॉ को देखते हुए टेनेंट के पास कुछ राइट्स ही नहीं थे। लैंडलॉर्ड टेनेंट को कभी भी घर से बाहर निकाल देता था और टेनेंट के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए ही ये दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट बनाया गया था। ठीक है, इट रिस्ट्रिक्ट्स द राइट ऑफ द लैंडलॉर्ड। कहते हैं ये जो एक्ट है ना, ये एक्ट रिस्ट्रिक्ट करता है द राइट ऑफ द लैंडलॉर्ड टू एविक्ट द टेनेंट एट देयर विल। लैंडलॉर्ड कभी भी अपनी मर्जी से टेनेंट को घर से बाहर नहीं निकाल सकता, प्रॉपर्टी से बाहर नहीं निकाल सकता। इट इज अ स्पेशल लॉ इन रिलेशन टू लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट इशू। कौन सा लॉ सर? कहते हैं ये रेंट कंट्रोल एक्ट की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? रेंट कंट्रोल एक्ट की। कहते हैं ये एक स्पेसिफिक लॉ बनाया गया है सर जो टेनेंट और लैंडलॉर्ड की रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करता है और टेनेंट को उनके राइट्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, कहते हैं देयरफॉर द रेंट एक्ट हैज टू प्रिवेल इन सो फार एज लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट इशू इज कंसर्न। तभी यहां पे सुप्रीम कोर्ट कहती है कि क्योंकि हमारे पास भी जो केस है वो लैंडलॉर्ड और टेनेंट का ही है, यहां पे रेंट कंट्रोल एक्ट को हमको सुप्रीमेसी देनी होगी। कहते हैं therefore we are of the view that the rent act is an earlier act 1958 का when compared to the NDMC act। It is a special enactment with regard to the matter in issue and is a non-obstant clause।
और कहते हैं अगर हम ध्यान से अगर देखें तो जो रेंट कंट्रोल एक्ट है वो एक स्पेशल एनैक्टमेंट है और वहां साफ लिखा हुआ है कि जो हमारी बातें हैं वो प्रिवेल करेंगी इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि दूसरे लॉ में क्या लिखा हो। एनडीएमसी एक्ट इज नॉट अ स्पेशल एनैक्टमेंट। कहते हैं एनडीएमसी एक्ट सिर्फ और सिर्फ लैंडलॉर्ड और टेनेंट की रिलेशनशिप के लिए बनाया गया। ये तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के सारे मैटर्स को कवर करता है इन सो फार एज लैंडलॉर्ड टेनेंट इश्यूज कंसर्न एंड इट कंटेन्स सेक्शन 411 व्हिच प्रोवाइड्स दैट। कहते हैं एनडीएमसी एक्ट का सेक्शन 411 कहता है इट प्रोवाइड्स दैट अदर लॉज नॉट टू बी डिसरिगार्डेड। साफ साफ सेक्शन 411 कहता है कि हमको पढ़ते हुए एनडीएमसी एक्ट के प्रोविजन को पढ़ते हुए किसी दूसरे लॉ को वायलेट ना करिएगा। ठीक है, कहते हैं सेक्शन 67 सबसेक्शन 3 of the NDMC Act merely gives a right to recover the tax in respect of the premises as rent. It does not override the Rent Act insofar as obviating the effect of section 7 subsection 2 of the Rent Act. तो साफ साफ यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि it cannot override the Rent Act। ठीक, क्लियर होगी हमको बात। आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट आपने बिल्कुल हमारे डाउट्स क्लियर कर दिया, अब डिसीजन दे दीजिए। कहते हैं इन ओवर ओपिनियन द टैक्स रिकवरेबल फ्रॉम द टेनेंट अंडर सेक्शन 67 सबसेक्शन 3 ऑफ द एनडीएमसी एक्ट एज एरियर्स ऑफ रेंट बाय द एपेलेंट कैन नॉट बी कंसिडर्ड टू बी अ फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द रेंट। इसको हम एरियर ऑफ रेंट में नहीं मानेंगे एंड फॉर द पर्टिकुलर पर्पस ऑफ सीकिंग एविक्शन इजेक्टमेंट ऑफ द रिस्पोंडेंट। और सिर्फ इस वजह से आप उस पर्टिकुलर टेनेंट को बाहर निकाल रहे हो प्रीमाइसेस से, नॉट अलाउड। ये एक रीजन नहीं है। तो कुल मिला के डिसीजन किसके फेवर में आ गया? टेनेंट के फेवर में आ गया। चलो, तो ये दो केसेस तो हमारे अच्छी तरीके से कवर हो गए। Now coming upon the third number case of this particular class, case number 28, which is between Canara Bank and another versus Lalit Popli. ललित पोपली यहाँ पे एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय है, हम यहाँ पे नाम देंगे इसको एम्प्लॉय, क्लर्क है, ये बैंक है, क्लर्क थे। और कैनरा बैंक ये हमारा बैंक है। कहते हैं डिस्प्यूट हुआ बिटवीन बैंक एंड एन एम्प्लॉय, और यहाँ पे हुआ क्या कि इस एम्प्लॉय ने फ्रॉड किया और एक अकाउंट होल्डर के सेविंग बैंक अकाउंट से लगभग 1 लाख रुपए विड्रॉ कर लिए। फ्रॉडलेंट एक्टिविटी की सेविंग बैंक अकाउंट में, एक पर्टिकुलर सेविंग बैंक अकाउंट होल्डर था इस कैनरा बैंक का, और उनके अकाउंट में कुछ लाख रुपए पड़े हुए थे और इन्होंने वो विड्रॉ कर लिए उस पर्टिकुलर बैंक अकाउंट होल्डर के फर्जी सिग्नेचर बनाकर। अब 1,07,000 रुपए के आसपास का फ्रॉड किया इस एम्प्लॉय ने। बैंक ने इस एम्प्लॉय को सस्पेंड कर दिया, जॉब से निकाल दिया, और जॉब से निकालने के बाद इस एम्प्लॉय की जो पेमेंट थी रिगार्डिंग ग्रेच्युटी, रिगार्डिंग प्रोविडेंट फंड, बैंक ने उसको फोरफीट कर लिया, ये कहते हुए कि आपके फ्रॉड की वजह से बैंक को 1,07,000 रुपए का नुकसान हुआ है, हम आपसे रिकवरी करेंगे, आप नहीं देते ना दीजिए, हम आपके प्रोविडेंट फंड और ग्रेच्युटी में से वो पैसा काट लेंगे। अब इस एम्प्लॉय के जो टोटल अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी एंड प्रोविडेंट फंड था बोला था लगभग 1,08,000। बैंक ने 1,07,000 काट लिया, बचा 1,000 रुपए एम्प्लॉय को लौटा दिया, और क्योंकि उसने फ्रॉड किया था तो उसको जॉब से निकाल दिया गया। एम्प्लॉय कह रहा है सर ये तो गलत है, ये तो बिल्कुल गलत है, मेरी ग्रेच्युटी और प्रोविडेंट फंड का पैसा क्यों काटा गया, ये बात बिल्कुल गलत है। ये केस है और एम्प्लॉय अब यहाँ पे मैटर को लेकर मैटर आया है। ठीक है, आइए देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। कहते हैं डिसिप्लिनरी एक्शन लिया है, डिसिप्लिनरी एक्शन लिया है बाय द कैनरा बैंक। और डिसिप्लिनरी एक्शन क्यों लिया? क्योंकि बैंक क्लर्क फ्रॉडेंटली विड्रॉ मनी फ्रॉम कस्टमर्स अकाउंट। क्योंकि बैंक क्लर्क जो ये ललित पोपली हैं, इन्होंने फ्रॉडेंटली फ्रॉड करते हुए पैसा विड्रॉ कर लिया फ्रॉम द कस्टमर्स अकाउंट। ही वॉज डिसमिस फ्रॉम सर्विस, और इस वजह से उनको उसकी सर्विस से, उनकी जॉब से डिसमिस कर दिया गया। रिटायरमेंट बेनिफिट्स विदहेल्ड बाय बैंक, जो रिटायरमेंट बेनिफिट्स थे प्रोविडेंट फंड और ग्रेच्युटी के, वो बैंक ने फोरफीट कर लिया एंड एडजस्टेड अगेंस्ट द लॉस कॉस्ट। और उन ललित पोपली की गलती की वजह से जो बैंक को नुकसान हुआ, उस नुकसान की भरपाई उन्होंने उसके प्रोविडेंट फंड और ग्रेच्युटी के अमाउंट से की। एंड नेट अमाउंट पेड टू हिम, जो नेट अमाउंट बचा वो पे कर दिया गया। लेकिन मैंने आपको बताया 1,08,000 का टोटल पेमेंट ग्रेच्युटी था, प्रोविडेंट फंड और ग्रेच्युटी था, 1,07,000 उन्होंने काट लिए, 1,000 रुपये मिले। अब बताओ कहीं आपको यार पता लगेगा कि 1,08,000 मिलने वाला था, मिला 1,000 रुपये, तो दुख तो होगा। ठीक है, वेदर करेक्ट? हेल्ड यस। पूछा गया क्या ये सही किया बैंक ने? कहते हैं बिल्कुल सही किया। सुप्रीम कोर्ट कहती है बिल्कुल ठीक किया, बैंक को यही करना चाहिए था। कहते हैं ये देखते हैं मैटर क्या है, आओ देखो जरा। कहते लिखा है द रिस्पोंडेंट हु वाज अ क्लर्क, मिस्टर ललित पोपली वाज अ क्लर्क, एंड 2 अदर पर्सन्स दैट इज मैनेजर एंड स्पेशल असिस्टेंट, all are bank employees, were found guilty of fraudulently withdrawing an amount of rupees 1,07,000 from the saving account of a customer। कहते 3 लोगों को यहाँ पे पार्टी बनाया गया और 3 लोगों को यहाँ पे बताया गया कि सर जो ये क्लर्क है मिस्टर ललित पोपली और इनके साथ बैंक के मैनेजर और एक स्पेशल असिस्टेंट, इन तीनों लोगों ने मिलकर 1,07,000 रुपए का फ्रॉड किया, एक सेविंग बैंक अकाउंट होल्डर के अकाउंट से 1,07,000 रुपए विड्रॉ कर लिए। कहते हैं द मैनेजर एंड स्पेशल असिस्टेंट वर सेंसर्ड फॉर देयर नेग्लिजेंस and some recovery were made from them while the respondent was dismissed from the service। कहते बाद में इंक्वायरी हुई और पता लगा कि मैनेजर और स्पेशल असिस्टेंट से नेग्लिजेंसी हुई थी सर, उन्होंने फ्रॉडलेंट एक्टिविटी नहीं की थी। मतलब अगर उन्होंने ध्यान दिया होता तो मिस्टर ललित पोपली फ्रॉड कर ही ना पाते, लेकिन सर उनसे गलती हो गई।
नेग्लिजेंसी हुई, और नेग्लिजेंसी की वजह से जितना प्रॉफिट उनको हो सकता था, ऑल्दो हुआ नहीं, बट हम ये बोलेंगे कि ललित पोपली वॉज अ मेन कल्प्रिट। और स्पेशल असिस्टेंट और मैनेजर से जो नेग्लिजेंस हुई थी, उसके उस पर्टिकुलर नेग्लिजेंसी की वजह से जो अमाउंट बैंक को रिकवर करना था उनका रिकवर कर लिया, लेकिन उनको जॉब से नहीं निकाला गया। इसका मतलब बैंक ने कुछ अमाउंट रिकवर किया है फ्रॉम द स्पेशल असिस्टेंट एंड मैनेजर फॉर देयर नेग्लिजेंसी, बिल्कुल ठीक बात है। एंड सम रिकवरी वर मेड फ्रॉम देम, और इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहां पे हम ये बोलेंगे कि मेन कल्प्रिट जो थे वो ललित पोपली थे। ऑल्दो तीनों लोगों ने मिलकर फ्रॉड किया, लेकिन जो मेन पार्टी थी वो ललित पोपली थी। ठीक है, कहते द रिस्पॉन्डेंट्स अपील चैलेंजिंग द ऑर्डर ऑफ डिसमिसल। रिस्पॉन्डेंट यहां पे है ललित पोपली, और वो अपील कर रहे हैं। अपील किसके रिगार्डिंग कर रहे हैं? चैलेंज कर रहे हैं द ऑर्डर ऑफ डिसमिसल विच वॉज अलाउड बाय लर्नेड सिंगल जज, अगेंस्ट विच द एपेलेंट बैंक फाइल्ड एन अपील अगेंस्ट द सेड ऑर्डर। कहते जब लर्नेड सिंगल जज के सामने ये पर्टिकुलर मैटर गया तो उन्होंने इंप्लॉय के फेवर में डिसीजन सुनाया, ललित पोपली के फेवर में डिसीजन सुनाया, इसी वजह से बैंक अब अपील फाइल करती है। ठीक है, कहते हैं ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द अपील बैंक विदहेल्ड एन अमाउंट ऑफ ₹74,180 payable to the respondent, which included the gratuity and provident fund, and to keep the same in a fixed deposit with a view to adjust the said amount towards any loss caused to the bank by the respondent। कह रहे हैं जब ये मैटर अभी पेंडेंसी में था, जब ये मैटर अभी पेंडिंग ही था, तो कोर्ट ने क्या किया, बैंक ने क्या किया, 74,000 रुपए का अमाउंट, 74,000 रुपीज का अमाउंट बैंक ने क्या कर लिया, रोक लिया, रोक के एक फिक्स डिपॉजिट अमाउंट में डाल दिया। वही 74,000 का जो अमाउंट था, ये ललित पोपली का प्रोविडेंट फंड और ग्रेचुटी अमाउंट था। ठीक है, इसको रोक के फिक्स डिपॉजिट में डाल दिया। क्यों? क्योंकि बैंक ने ये बोला कि अगर हमको मिस्टर ललित पोपली की वजह से कोई फाइनेंशियल लॉस होगा तो हम इस अमाउंट से उसको एडजस्ट करेंगे। ठीक है, कहते हैं अपील वॉज अलाउड बाय द डिवीजन बेंच ऑफ द हाई कोर्ट एंड द ऑर्डर ऑफ डिसमिसल वॉज रीस्टोर्ड। और कहते हैं कि यहां पे हुआ क्या कि यहां पे फिर जब डिवीजन बेंच के सामने मैटर गया तो जो डिसमिसल ऑर्डर आया था वो रीस्टोर कर दिया गया। Therefore, the bank adjusted ₹1,07,000 out of ₹1,08,923, that is the maturity value of 74,000। कहते हैं ऑल्दो तो अमाउंट तो 74,000 ही था, लेकिन उसकी मेच्योरिटी वैल्यू बनकर 1,08,923 रुपए हुई, बट बैंक ने 1,07,000 तो एडजस्ट कर लिए टुवर्ड लॉस कॉस्ट टू द बैंक बाय द रिस्पॉन्डेंट, और रिमेनिंग अमाउंट 1,923 रुपए का अमाउंट पे कर दिया गया, वॉज रिलीज इन द फेवर ऑफ द रिस्पॉन्डेंट। बीइंग एग्रीव्ड बाय द एक्शन ऑफ द बैंक, द रिस्पॉन्डेंट अप्रोच द हाई कोर्ट। अब यहां पर हुआ क्या कि बैंक के इस डिसीजन से भैया नुकसान हो गया किसको? एम्प्लॉय को। एम्प्लॉय कहता लो मेरे खाते में तो खाली 1,923 रुपए आए। वो पहुंचा हाई कोर्ट विच अलाउड द रिट। हाई कोर्ट ने ये पर्टिकुलर रिट अलाउड कर दी। द ऑर्डर ऑफ द लर्नेड सिंगल जज इज अफर्म्ड बाय द डिवीजन बेंच। लर्नेड सिंगल बेंच ने क्या बोला था कि ठीक है एम्प्लॉय की गलती नहीं है, चलो गलती है भी, लेकिन ये पेमेंट ऑफ जो मेच्योरिटी जो अमाउंट है ग्रेचुटी का और प्रोविडेंट फंड का, ये नहीं काटना चाहिए बैंक को। डिवीजन बेंच भी यही कहता है, हाँ, जो सिंगल लर्नेड जज ने बोला वही होना चाहिए। सच में प्रोविडेंट फंड और ग्रेचुटी का पैसा तो एम्प्लॉय का नहीं कटना चाहिए। बैंक कह रहा है ये क्या बात हुई? बैंक कह रहा है ये तो गलत बात हुई। देयरफॉर व्हिच इज इम्प्यूग्ड बिफोर दिस किट इन दिस अपील। बैंक ने इसी वजह से इस पर्टिकुलर ऑर्डर को यहां पे चैलेंज किया और सुप्रीम कोर्ट के सामने मैटर लेकर आया। कुल मिलाकर हम ये कहना चाहते हैं कि हाई कोर्ट की सिंगल जज बेंच और हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच दोनों ने ही डिसीजन किसके फेवर में सुनाए? दोनों ने ही एम्प्लॉय के फेवर में डिसीजन सुनाए, और उन्होंने बोला कि नहीं, ये प्रोविडेंट फंड और ग्रेचुटी का पैसा नहीं कटना चाहिए था, ये बैंक को वापस करना होगा टू द एम्प्लॉय। अब बैंक पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट और बैंक कहता है सर हमारे साथ तो गलत हो रहा है, एक तो हमारे एम्प्लॉय ने हमको धोखा दिया, ऊपर से यहाँ पे हम उसको पेमेंट ऑफ जो ग्रेचुटी और प्रोविडेंट फंड का पैसा है वो भी दे दें, तो सारा नुकसान तो बैंक को हुआ, गलती एम्प्लॉय की, नुकसान हो गया बैंक को, ये तो सर गलत है। तभी देखो यहां बोला गया दिस कोर्ट इन द फर्स्ट राउंड ऑफ लिटिगेशन बाय इट्स जजमेंट डेटेड 18th of February 2003 had given a category wise finding that it was the respondent who committed forgery which ultimately led to the loss caused to the bank। कहते हैं कोर्ट ने पूरी कैटेगरी वाइज बनाते हुए सारे पर्टिकुलर इंप्लॉइज को कवर किया, जो मैनेजर जिन्होंने हेल्प की, नेग्लिजेंसी हुई जिनकी तरफ से, या जो स्पेशल असिस्टेंट जिन्होंने हेल्प तो नहीं की, हेल्प करना वर्ड गलत होगा, हाँ उनकी नेग्लिजेंसी की वजह से ये फ्रॉड इनकर हुआ। अगर उन्होंने नेग्लिजेंसी नहीं दिखाई होती तो ये फ्रॉड हो ही ना पाता। तो बैंक यहां पर सुप्रीम कोर्ट कहती है कि भाई पूरी तरीके से जो फॉर्जरी कमिट हुई है वो की तो मिस्टर ललित पोपली ने है और वही रियल कल्प्रिट है। दस हिज केस स्टूड ऑन अ डिफरेंट फूटिंग फ्रॉम द अदर इन 3 एम्प्लॉइज। कहते हैं बाकी सारे एम्प्लॉइज को अलग कर दीजिए और ललित पोपली को अलग कर दीजिए, क्योंकि बाकी सारे जितने भी एम्प्लॉइज थे वो नेग्लिजेंसी की वजह से फंसे। सिंस द अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम द अदर 3 एम्प्लॉइज हु वर इम्पोज्ड पेनल्टी ऑफ सेंसर इज रिफंडेड टू देम। कहते हैं और जिन पर्टिकुलर पर्सन से अमाउंट ऑफ रिकवरी की गई थी पेनल्टी की, वो तो नेग्लिजेंट थे, वो फ्रॉडलेंट एक्टिविटी का पार्ट नहीं थे, इसलिए बैंक ने उनसे जो पैसा रिकवर किया था वो उनको वापस कर दिया। इसका मतलब अभी बैंक को कुछ नहीं मिला। पहले बैंक को पैसा किससे मिल गया था? उन एम्प्लॉय से जिनकी नेग्लिजेंसी की वजह से ये फ्रॉड हुआ था। ठीक है, आप
बैंक ने रिकवर किया, लेकिन बाद में बैंक को पता लगा कि ये तो खाली नेग्लिजेंट थे, इन्होंने फ्रॉड नहीं किया, तो बैंक ने वो जो पैसा लिया था वो वापस लौटा दिया। अब बैंक कह रहा है हमको नुकसान हो गया और हमको 1 रुपए की रिकवरी नहीं हो पाई। अब बैंक रिकवरी कर रहा है किससे? ललित पोपली से, क्योंकि वो मेन कल्प्रिट है। एंड द बैंक हैड टू रिकवर द अमाउंट ऑफ लॉस कॉस्ट टू इट फ्रॉम द पर्सन हु वाज द ऑथर ऑफ द फॉर्जरी। इसीलिए बैंक यहां पे क्या कर रहा है? रिकवरी कर रहा है अमाउंट की जो उसको नुकसान हुआ है फ्रॉम द ऑथर ऑफ द फॉर्जरी। और फ्रॉम द ऑथर यहां कौन है? मिस्टर ऑथर कौन है यहाँ पे लिखे पड़े जिन्होंने ये फ्रॉडलेंट एक्टिविटी की है? कहते हैं वही ललित पोपली। बिल्कुल सही बात है। कहते हैं आगे देखिए सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है। लुकिंग टू द मटेरियल ऑन रिकॉर्ड वी फाइंड दैट द अदर 3 ऑफिशियल्स वर हेल्ड टू बी नेग्लिजेंट इन देयर ड्यूटी एज हेल्ड बाय दिस कोर्ट इन इट्स जजमेंट डेटेड दिस डेट। यही वाली डेट पे सुप्रीम कोर्ट कहती है बिल्कुल सही बात है, हमने सारे रिकॉर्ड्स को चेक कर लिया, बाकी सारे एम्प्लॉइज नेग्लिजेंट हैं, फ्रॉडलेंट एक्टिविटी का पार्ट नहीं है। दैट इट वाज द रिस्पोंडेंट हु कमिटेड फॉर्जरी ऑफ द सिग्नेचर ऑफ द अकाउंट होल्डर एंड कंसीक्वेंटली अपॉन व्हिच द बैंक हैड सफर्ड लॉस टू द ट्यून ऑफ ₹1,07,000। और कहते हैं कि क्योंकि ललित पोपली ने फॉर्ज्ड सिग्नेचर किए जिसकी वजह से उन्होंने अकाउंट होल्डर के अकाउंट से पैसा निकाला, जिसकी वजह से बैंक को नुकसान हुआ 1,07,000 रुपए का। Therefore, the bank was taken an equitable decision to recover the entire amount from the respondent and to refund the amount already recovered from the other 3 officials because they were only found to be negligent in their duty. इसीलिए बैंक ने बिल्कुल सही डिसीजन लिया, बिना किसी भेदभाव के उन्होंने ये डिसीजन लिया कि जिसने गलती की है उससे अमाउंट रिकवर किया जाए और जिसने गलती नहीं की बट उससे रिकवरी हो चुकी है तो उसको पैसा वापस कर दिया जाए। तो वो जो मैनेजर और सीनियर असिस्टेंट थे जिनके ऊपर सिर्फ नेग्लिजेंसी का चार्ज लगा था, उनसे जो रिकवरी की गई थी वो वापस कर दी गई और सारी रिकवरी अब किससे की जा रही है? ललित पोपली से। कहते हैं यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स और रूल्स का रेफरेंस देते हुए बोला कि जो बैंक ने किया वो बिल्कुल ठीक किया। कहते हैं रूल 12 ऑफ द कैनरा बैंक एम्प्लॉय ग्रेच्युटी फंड्स रूल, क्लॉज 19 ऑफ द कैनरा बैंक स्टाफ प्रोविडेंट फंड रेगुलेशन 1994। कहते हैं अगर आप रूल 12 पढ़ो कैनरा बैंक एम्प्लॉय ग्रेच्युटी फंड का, या क्लॉज 19 पढ़ो ऑफ कैनरा बैंक स्टाफ प्रोविडेंट फंड रेगुलेशन, एंड रूल 3 सब रूल 4 ऑफ चैप्टर 8 ऑफ द जनरल कंडक्ट रूल्स, तो 3 यहां पे रूल बताए गए ऐसे, ये रेगुलेशन, ये रूल। कहते हैं these were the rules and regulations which were governing the services of the employees fully support the action taken by the bank। कहते हैं यही गवर्निंग रूल्स हैं जिनके बेसिस पे कैनरा बैंक वर्क करता है और इन रूल्स को पढ़ने के बाद पता लगता है कि बैंक ने बिल्कुल ठीक एक्शन लिया है अगेंस्ट द रिस्पोंडेंट इन विदहोल्डिंग द अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी एंड एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स प्रोविडेंट फंड। और उन्होंने ग्रेच्युटी और प्रोविडेंट फंड का जो अमाउंट विदहेल्ड कर लिया वो बिल्कुल ठीक किया। स्पेशल रूल्स रिलेटिंग टू ग्रेच्युटी मेंशन सुप्रा, जो ऊपर ग्रेच्युटी रूल्स एक्सप्लेन किए गए हैं, इट मेक्स इट एम्पली क्लियर that the employee who has been dismissed from his misconduct and if such misconduct has caused financial loss to the bank। कहते हैं अगर आप उन ग्रेच्युटी रूल्स को पढ़ें तो उसमें साफ लिखा हुआ है कि अगर किसी एम्प्लॉय को डिसमिस किया जाता है फॉर द मिसकंडक्ट और उस मिसकंडक्ट की वजह से बैंक को कोई फाइनेंशियल लॉस होता है तो ही शैल नॉट बी एलिजिबल टू रिसीव द ग्रेच्युटी टू द एक्सटेंट ऑफ फाइनेंशियल लॉस कॉस्ट टू द बैंक। तो इन दैट सिचुएशन उस एम्प्लॉय का कोई राइट नहीं है कि वो ग्रेच्युटी का अमाउंट रिसीव करे फ्रॉम द बैंक। सो ऑल्सो क्लॉज 19 ऑफ द प्रोविडेंट फंड रेगुलेशन, कहते हैं अगर आप प्रोविडेंट फंड रेगुलेशन का क्लॉज 19 पढ़ें तो दैट ऑल्सो परमिट्स द बैंक टू डिडक्ट द पेमेंट ऑफ प्रोविडेंट फंड टू द एक्सटेंट ऑफ फाइनेंशियल लॉस कॉस्ट टू द बैंक फ्रॉम द बैंक्स कॉन्ट्रीब्यूशन। कहते हैं और प्रोविडेंट फंड के रेगुलेशंस में भी साफ लिखा हुआ है कि अगर कोई एज सच एम्प्लॉय की गलती की वजह से बैंक को नुकसान होता है तो उस एम्प्लॉय के प्रोविडेंट फंड के पैसे को रुकवाया जा सकता है। Both the aforementioned clauses are plain and simple। कहते हैं आप दोनों ही रूल्स एंड रेगुलेशंस को पढ़ें तो बिल्कुल सिंपल है। दे आर अनएम्बिगुअस, एज सच कोई एम्बिग्विटी नहीं है। सिंस रूल 12 ऑफ द ग्रेच्युटी रूल्स एंड क्लॉज 19 ऑफ द प्रोविडेंट फंड रेगुलेशन परमिट द बैंक टू विदहोल्ड gratuity and deduct the bank's contribution towards provident fund, in such matter the bank was justified in recovering the amount of financial loss sustained by it। इस वजह से बैंक बिल्कुल जस्टिफाइड है, बैंक के पास पूरी तरीके से जस्टिफिकेशन है कि जो भी नुकसान हुआ है बैंक उसकी रिकवरी करे, विच वॉज कॉस्ट बाय द रिस्पॉन्डेंट फ्रॉम आउट ऑफ द ग्रेच्युटी एंड एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड पेबल टू द रिस्पॉन्डेंट एम्प्लॉय। Therefore, सुप्रीम कोर्ट अपना जजमेंट देती है, thus in our consideration opinion the high court was not justified in setting aside the decision of the bank to recover the amount of loss sustained by it। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि हाई कोर्ट यहां जस्टिफाइड नहीं है क्योंकि उन्होंने डिसीजन को गलत साबित कर दिया और पर्टिकुलरली व्हेन द बैंक इज एम्पावर्ड टू डू सो एज डिस्कस। और कहते हैं जब बैंक के पास एक्सप्रेस पावर है तो बैंक अपने पावर का यूज कर सकता है, तभी बैंक की अपील को क्या कर दिया गया? अलाउड। मतलब कुल मिलाकर डिसीजन किसके फेवर में आ गया लास्ट में? बैंक के फेवर। तो देखिए हमारी जो न्याय प्रथा है जो हाई कोर्ट से चलते चलते सुप्रीम कोर्ट में आ रही, तो फाइनली जजमेंट का जो रिलीफ था बैंक को वो सुप्रीम कोर्ट से मिला, हाई कोर्ट से नहीं मिला। ठीक, अब आते हैं अगले केस पे, केस नंबर 4 पे। आइए देखते हैं ये क्या है। कहते हैं ये इंपॉर्टेंट केस है, ये भी एक बहुत अच्छा सा केस है और ये हमारे जो भी बच्चे प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी बनना चाहते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं क्या सर? एडवोकेट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं केस नंबर 29 विच इज हेल्ड बिटवीन बी सुनीता एंड स्टेट ऑफ तेलंगाना एंड अनदर।
कहते हैं यहाँ पे दो पार्टीज हैं और यहाँ पे अपेलेंट बोली गई बी सुनीता और एक बोले गई स्टेट ऑफ तेलंगाना, जो गवर्नमेंट है स्टेट गवर्नमेंट है, और साथ में एक एडवोकेट और है। कहते हैं एक्ट ये केस किस पर्टिकुलर एक्ट को हिट करता है? कहते हैं निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, उसके चेक के प्रोविजन को, सेक्शन 138 के प्रोविजन को हिट करता है। कहते हैं इस केस में हुआ क्या था, ध्यान से देखिए क्या कहते हैं। एडवोकेट ऑब्टेनिंग ब्लैंक फी चेक फ्रॉम क्लाइंट। कहते हैं एडवोकेट ने क्लाइंट से क्या बोला, एक तो फीस ली, ऊपर से ये बोला कि आप हमको चेक साइन करके दे दीजिए ब्लैंक, और फिर हम इस चेक को फिलअप करके आप पैसा ले लेंगे क्लाइंट के खाते से। कहते हैं लेटर फाइल्स अप एंड प्रेजेंटेड इनटू द बैंक। कहते हैं आप ध्यान से सुनिए, जैसे मैं एक एडवोकेट हूं, मेरे पास एक क्लाइंट आए, आप आए मेरे पास क्लाइंट बन के और आपने बोला कि मिस्टर गगन आप तो वकील हैं, वकील साहब मेरा ये मैटर रिजॉल्व करवा दीजिए। मैंने बोला ठीक है, मेरी फीस 10 लाख रुपए और इसके अलावा आप मेरे को 2 चेक ब्लैंक साइन करके दे दीजिए। मेरे केस जीतने के बाद कोर्ट से आपको जितना अमाउंट मिलेगा फायदे का, उसका सर्टेन परसेंटेज मैं लूंगा, ऐसा मैंने बोल दिया। मतलब यहां पे मैं क्या बोल रहा हूं कि क्लाइंट एक तो आपको 10 लाख रुपए देने पड़ेंगे, प्लस 2 चीजें और देनी पड़ेंगी। क्या? 2 ब्लैंक चेक दे दीजिए और एग्री करिए कि अगर इस पर्टिकुलर केस को जीतने के बाद सपोज बैंक से आपको 10 करोड़ रुपए मिलते हैं तो उस 10 करोड़ का सर्टेन परसेंटेज भी मैं लूंगा। मतलब यहां पे एडवोकेट 2 चीजों की डिमांड कर रहा है। एक एडवोकेट कह रहा है 10 लाख रुपए मेरी फीस, प्लस साथ ही साथ 2 चेक ब्लैंक चेक अभी दे दीजिए हमको साइन करके, आपको मेरे केस जीतने की वजह से जितना फायदा होगा उसका सर्टेन अमाउंट भी लूंगा मैं। कहते हैं उस टाइम तो क्लाइंट बेचारा परेशान था, उसको था कि हम केस जीत जाएं, उसने 2 ब्लैंक चेक साइन करके दे दिए। बाद में जब मैटर एडवोकेट जीत गया तो एडवोकेट ने क्या किया, उस पर्टिकुलर चेक को बैंक में लगाया, चेक हो गए डिसऑनर। चेक डिसऑनर होने की वजह से एडवोकेट ने कंप्लेंट फाइल कर दी अगेंस्ट बी सुनीता। ठीक है, अक्यूज्ड सॉट क्वैशिंग ऑफ प्रोसीडिंग ऑन द ग्राउंड दैट देयर वाज नो इन्फोर्सेबल डेट। बी सुनीता जो क्लाइंट थी एडवोकेट की, वो कहती हैं सर इस पर्टिकुलर मैटर को तुरंत कैंसिल कर देना चाहिए क्योंकि आई एम नॉट इन्फोर्सेबल फॉर दिस पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ डेट। क्योंकि सर जो ये चेक लगाया है मिस्टर एडवोकेट ने, उसके रिगार्डिंग मेरे ऊपर कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है कि मैं इस एडवोकेट को ये पैसा दूं। हाईकोर्ट डिक्लाइन टू क्वैश द प्रोसीडिंग। हाईकोर्ट कहती है नहीं, एडवोकेट बिल्कुल ठीक है, आपने जब एडवोकेट को ब्लैंक चेक साइन करके दिए हो या जैसे भी दिए हो, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उस पर्टिकुलर चेक को ऑनर करें। इसीलिए बी सुनीता पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट कहती है वेदर करेक्ट, हेल्ड नो। सुप्रीम कोर्ट कहती है हाई कोर्ट बिल्कुल गलत किया है आपने, ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि एडवोकेट यहां पे प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में फंस जाएंगे। किस में फंस जाएंगे? प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। और देखिएगा एडवोकेट जानते हैं कि वो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट कर रहे हैं, इसीलिए वो बाद में देखना अपनी कंप्लेंट भी वापस ले लेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मैटर आने के बाद वो फंस चुके हैं। अब देखिए क्या कहते हैं, कहते लिखा है दिस अपील हैज बीन प्रेफर्ड अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेशन एट हैदराबाद कोर्ट, तभी ऊपर लिखा हुआ है स्टेट ऑफ तेलंगाना, व्हिच डिक्लाइन टू क्वैश द प्रोसीडिंग इनिशिएटेड अगेंस्ट द एपेलेंट अंडर सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। कहते हैं ये अपील फाइल की जा रही है, क्यों? क्योंकि अपेलेंट के अगेंस्ट हाई कोर्ट ऑफ हैदराबाद ने उनकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया है। कौन सी एप्लीकेशन को? रिगार्डिंग द क्वैशिंग ऑफ द प्रोसीडिंग, कि वो इस प्रोसीडिंग को कैंसिल करना चाहती थी बट हाई कोर्ट ने उसको मना कर दिया। इस वजह से ये अपील फाइल की जा रही है इन फ्रंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, कहते द प्रोसीडिंग्स वर इनिशिएटेड बाय द रिस्पोंडेंट हु इज एन एडवोकेट। कहते हैं एडवोकेट ने ये प्रोसीडिंग स्टार्ट की थी क्योंकि सबसे पहले केस एडवोकेट ने किया था रिगार्डिंग डिसऑनर ऑफ द चेक, इन हुज फेवर द एपेलेंट एग्जीक्यूटेड अ चेक एलिजिबली टुवर्ड हिज फीस। एपेलेंट कौन है? बी सुनीता। और एडवोकेट यहां पे कौन है? जो ये रिस्पोंडेंट थे, ये अभी एडवोकेट। ठीक है, कहते हैं और एडवोकेट ने सूट फाइल किया था अगेंस्ट बी सुनीता और उन्होंने ये बोला था कि सर इन्होंने हमको 2 चेक दिए, वो चेक मैंने जब लगाए तो वो डिसऑनर हो गए, और क्योंकि बी सुनीता को हमारी लीगल फीस हमको पे करनी थी, हमारी फीस पे करनी थी क्योंकि मैंने उनका केस लड़ा था और उन्होंने मेरे को फीस नहीं दी, और ये चेक दिए और ये चेक जब मैंने बैंक में लगाए तो ये डिसऑनर हो गए, तो सर मेरे को फीस तो मिली नहीं। ऐसा बोला मिस्टर एडवोकेट ने। The same was dishonored, चेक तो डिसऑनर हो गए। The stand of the appellant is that, लेकिन जो appellant है, जो बी सुनीता जो क्लाइंट है, वो यहां पे अपना कंटेंशन क्या रखती है कि सर सेक्शन 138 ऑफ द एक्ट इज नॉट अट्रैक्टेड एज देयर वाज नो लीगली इन्फोर्सेबल डेट। बी सुनीता यहां पे कह रही है कि सर हमारे ऊपर सेक्शन 138 का एक्ट एप्लीकेबल ही नहीं होता, ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का सेक्शन 138 एप्लीकेबल ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि सर जो ये चेक की बात कर रहे हैं, उस चेक में लिखे हुए अमाउंट की अगर हम बात करें तो वो कोई डेट है ही नहीं मेरे ऊपर जो मेरे को पे करना है टू मिस्टर एडवोकेट। अगर हमारे ऊपर कोई पेमेंट की लायबिलिटी हो तो ही तो हम एडवोकेट को देंगे। सर हमारे ऊपर तो पेमेंट की कोई लायबिलिटी है ही नहीं, तो हम जबरदस्ती थोड़ी ना पेमेंट करते रहेंगे टू द एडवोकेट। कहते हैं the appellant having already paid rupees 10 lakh toward fees, the check was taken from the appellant by way of abuse of position and the transaction was void under section 23 of the Indian Contract Act.
ध्यान से वो लाइन को पढ़िएगा। एप्लेंट कहती है कि बी सुनीता यहाँ पे कहती हैं कि हम सर ऑलरेडी 10 लाख रुपए पे कर चुके हैं एडवोकेट को, और एडवोकेट ने अपनी पोजीशन का गलत फायदा उठाया और इस वजह से हमसे ब्लैंक चेक साइन करवा लिए। सर ये सेक्शन 23 का वायलेशन है। ये पर्टिकुलर चेक है, ये जो पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं एडवोकेट क्लाइंट के साथ, ये वॉइड है अंडर सेक्शन 23। अब ये दो सेक्शंस आ गए, एक सेक्शन 138 जो डिसऑनर के रिगार्डिंग था और एक सेक्शन 23 जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के रिगार्डिंग है। कहते हैं क्लेम फॉर फी बेस्ड ऑन, ध्यान से सुनिएगा, कहते हैं अगर कोई एडवोकेट क्लेम कर रहा है फीस बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ द डिक्रीटल अमाउंट। डिक्रीटल अमाउंट का मतलब है एडवोकेट कह रहा है कि जो डिक्री के थ्रू, जो कोर्ट के ऑर्डर के थ्रू क्लाइंट तुमको फायदा मिलेगा, लाइक तुमको 20 लाख का कंपनसेशन मिल रहा है तो 10% मेरा, ऐसा एडवोकेट कह रहा है। कहता है क्लेम फॉर फी बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ द डिक्रीटल अमाउंट वाज अनएथिकल। यहां पे साफ बोला जा रहा है कि सर ये तो अनएथिकल प्रैक्टिस है, ये तो एडवोकेट क्लाइंट की पोजीशन का गलत फायदा उठा रहा है। इट वॉज सबमिटेड दैट एपेलेंट एज अ क्लाइंट बीइंग इन फिड्यूशियरी रिलेशनशिप। फिड्यूशियरी रिलेशनशिप है किसके बीच में? एडवोकेट के बीच में और क्लाइंट के बीच में। बर्डन टू प्रूव दैट द फी वॉज रीजनेबल एंड हैड बीन वॉलेंटरली एग्रीड टू बी पेड वॉज ऑन द एडवोकेट। कहते हैं ये जो फी रीजनेबल है या नहीं है ये एडवोकेट के ऊपर डिपेंड करता है, और साथ ही साथ ये पे हुई है या नहीं हुई ये भी एडवोकेट को प्रूव करना होगा। द एडवोकेट बाय यूजिंग हिज प्रोफेशनल पोजीशन कैन नॉट बी अलाउड टू एक्सप्लॉइट अ क्लाइंट। कहते हैं आप अपनी प्रोफेशनल पोजीशन का फायदा नहीं उठा सकते, एक क्लाइंट को परेशान नहीं कर सकते बाय टेकिंग सिग्नेचर्स ऑन अ चेक एंड नो प्रिजम्पशन ऑफ इनफोर्सेबल डेट अराइजेस। और यहां सिचुएशन को देखते हुए साफ पता लग रहा है कि किसी भी तरीके का क्लाइंट के ऊपर कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं है टू पे टू सच एडवोकेट रिगार्डिंग एनी सम, स्पेशली व्हेन नो अकाउंट मेंटेन्ड इन रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस वाज फर्निश्ड। और स्पेशली तब जब कोई नजर ही नहीं आ रहा कि इन दोनों के बीच में एज सच कोई और कमर्शियल ट्रांजेक्शन है या और किसी तरीके का कोई डेट है। कहते हैं अगर सेक्शन 138 की बात करें तो इट इज रिगार्डिंग विद डिसऑनर ऑफ द चेक फॉर इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स इन द अकाउंट। हमको पता है, हम मान के चलते हैं कि हमको आता है, इसको डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। इस केस के रिगार्डिंग इसमें बिल्कुल भी रेलेवेंस नहीं है। ऑल्दो मतलब सेक्शन 138 का केस है बट आगे ऐसा कोई लीगल प्रोविजन वर्ड यूज नहीं हो रहे। हाँ, सेक्शन 23 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या कहता है ये पढ़ना जरूरी है, क्योंकि सेक्शन 138 के बारे में आप ऑलरेडी बहुत बार पढ़ चुके होंगे, आपको ध्यान भी होगा। बट सेक्शन 23 क्या कहता है? कहते हैं, लिखा ध्यान से, इसकी हेडिंग है व्हाट कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट्स आर लॉफुल एंड व्हाट नॉट। कहते हैं ऐसे कौन कौन से कंसिडरेशंस हैं या ऐसे कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं जो लॉफुल हैं और कौन कौन से लॉफुल नहीं। कहते हैं द कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट ऑफ एन एग्रीमेंट इज लॉफुल। कहते हैं कोई भी पर्टिकुलर कंसिडरेशन या कोई भी पर्टिकुलर एग्रीमेंट का ऑब्जेक्टिव लॉफुल माना जाएगा अनलेस, जब तक कि इट इज फॉरबिडन बाय लॉ। कहते हैं अगर उसको लॉ ही मना कर दे तो फिर वो अनलॉफुल हो जाएगा। अगर लॉ ने मना किया हुआ है कि आप ये काम नहीं कर सकते, ये कंसिडरेशन वैलिड नहीं है, वैलिड नहीं। लाइक एग्जांपल देते हैं, मैं आपको बोल रहा हूं कि मिस्टर एक्स मेरे से 1 लाख रुपए ले लो, मिस्टर एक्स मेरे से 1 लाख रुपए ले लो, बी का मर्डर कर दो। अब मिस्टर एक्स ने अगर मेरे 1 लाख रुपए कहने की वजह से बी का मर्डर कर दिया और मैंने 1 लाख रुपए नहीं दिए, तो क्या मिस्टर एक्स मेरे ऊपर सूट फाइल कर देंगे कि मिस्टर गगन ने वादा किया था कि 1 लाख रुपए देंगे अगर मैं बी का मर्डर करूंगा, मैंने बी का मर्डर कर भी दिया लेकिन इन्होंने 1 लाख रुपए नहीं दिया? ये तो गलत है ना, क्योंकि इट इज फॉरबिडन बाय लॉ। सेकेंड, इट इज ऑफ सच ऑफ नेचर दैट इफ परमिटेड इट वुड डिफीट द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ। कहते हैं ये कुछ इस तरीके का कंसिडरेशन है, इस तरीके के नेचर का या इस तरीके का एग्रीमेंट है जिसको हम अगर अलाउ कर दें तो लॉ के बहुत सारे प्रोविजंस डिफीट हो जाएंगे। इट इज फ्रॉडलेंट, या फिर ये एक ऐसा ऑब्जेक्टिव है, ये एक ऐसा कंसिडरेशन है विच इज फ्रॉडलेंट, या इट इन्वॉल्व्स और इंप्लाइज इंजरी टू द पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ अनदर। यह एक ऐसा पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट है जिससे एक पर्टिकुलर पर्सन की लाइफ को थ्रेट है, इंजरी पहुंचाई जा सकती है एक पर्टिकुलर पर्सन को या उसकी प्रॉपर्टी को। और एट लास्ट इंपॉर्टेंट, द कोर्ट रिगार्ड इट एज इमोरल और अपोज्ड टू पब्लिक पॉलिसी। और हमारा केस यही फॉल करेगा कि अगर क्लाइंट से एज सच एडवोकेट कुछ अमाउंट की डिमांड करता है उस अपनी पोजीशन का गलत फायदा उठाते हुए, तो कहीं ना कहीं इट इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, और इसीलिए मिसकंडक्ट का चार्ज लगाया गया अगेंस्ट द एडवोकेट। तभी लिखा, इन ईच ऑफ दीज केसेस द कंसिडरेशन और ऑब्जेक्टिव ऑफ एन एग्रीमेंट इज सेड टू बी अनलॉफुल एंड एवरी एग्रीमेंट ऑफ विच द ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन इज अनलॉफुल इज वॉइड। और यही तो क्लाइंट बोल रही है, लेकिन एडवोकेट ये नहीं समझ पाया। एडवोकेट ने अपनी पोजीशन का गलत फायदा उठाया। एडवोकेट ने, जनरली ऐसा होता है कि एडवोकेट और प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल्स क्या करते हैं, डराने की कोशिश करते हैं क्लाइंट को। लेकिन अगर क्लाइंट थोड़ा सा सतर्क हो, थोड़ा सा पढ़ा लिखा हो और उसको ठीक गाइडेंस मिल जाए तो इन दैट सिचुएशन ऐसे केसेस में एडवोकेट फंस जाता है। तभी तो लिखा, द मेन कंटेंशन रेज्ड ऑन बिहाफ ऑफ द अपेलेंट इज दैट चार्जिंग परसेंटेज ऑफ डिक्रिटल अमाउंट बाय एन एडवोकेट इज हिट बाय सेक्शन 23 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट।
यहाँ बी सुनीता कह रही है कि सर जो ये अमाउंट एडवोकेट डिमांड कर रहे हैं कि जितना अमाउंट हमको डिक्री के तौर पे कोर्ट से मिला है उसका एक सर्टेन परसेंटेज हम कोर्ट को दें, एडवोकेट को दें, तो सर ये सेक्शन 23 को हिट करता है, बीइंग अगेंस्ट प्रोफेशनल एथिक्स एंड पब्लिक पॉलिसी, जो मैंने ऊपर मार्क कराया। सर अगर ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम वैलिड मानेंगे तो बिल्कुल नहीं मान पाएंगे, क्योंकि ये प्रोफेशनल एथिक्स के और साथ ही साथ पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है। और अगर ये सेक्शन 23 में कवर हो गया, ये अनलॉफुल हो गया, तो इन दैट सिचुएशन वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, क्योंकि सेक्शन 23 तो ऐसे ही कहता है। कहते हैं द चेक इशूड बाय एपेलेंट कुड नॉट बी ट्रीटेड एज बीइंग इन डिस्चार्ज ऑफ एनी लायबिलिटी बाय द एपेलेंट। कहते हैं अगर एपेलेंट, हाँ यहाँ पे क्लाइंट ये तो कह रही है मैंने सर चेक इशू किए हैं, बट चेक इशू करने का मतलब ये नहीं है कि मेरे ऊपर कोई लायबिलिटी है टू पे टू द एडवोकेट। No presumption arose in favor of the respondent that the check represented legally enforceable debt। और कहते हैं ऐसा कोई प्रिजम्पशन नहीं है जो रिस्पोंडेंट के फेवर में जाए। यहाँ रिस्पोंडेंट ये भी प्रूफ नहीं कर पा रहा, एडवोकेट ये भी प्रूफ नहीं कर पा रहा कि वो चेक उसने क्यों लिए थे, क्योंकि फीस तो 10 लाख रुपए की अलग से वो ले चुका है। In any case, such presumption stood rebutted by settled law that claim towards advocate fee based on percentage of result of litigation was illegal। और कहते हैं अगर हम इस प्रिजम्पशन को फॉलो करें कि एडवोकेट ने ये बोला अमाउंट आपको कोर्ट से मिलेगा उसका सर्टेन परसेंटेज देना, तो ये तो एक्सेप्टेबल बाय लॉ ही नहीं है, इसको तो हम एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये तो इलीगल है। साइनिंग ऑफ द चेक वाज बाय वे ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फिड्यूशियरी रिलेशनशिप ऑफ एडवोकेट एंड द क्लाइंट। कहते हैं जो ये चेक साइन किए गए हैं ना, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये एडवोकेट ने अपनी पोजीशन का गलत फायदा उठाते हुए किया, और जो ये रिलेशनशिप है बिटवीन एडवोकेट एंड क्लाइंट, इसी को एक्सप्लॉइट करते हुए एडवोकेट ने क्लाइंट से ऐसा चेक साइन कर। Thus, mere issuance of check by the client may not debar him from contesting the liability। सिर्फ इस वजह से हम ये बोल दें कि क्लाइंट ने एक चेक इशू किया है, इस वजह से क्लाइंट के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई टू पे द सम टू द एडवोकेट, ऐसा कहना गलत होगा। इफ लायबिलिटी इज डिस्प्यूटेड, द एडवोकेट हैज टू इंडिपेंडेंटली प्रूव द कॉन्ट्रैक्ट। और अगर एडवोकेट को लगता है कि हाँ क्लाइंट की लायबिलिटी है, तो एडवोकेट प्रूफ करे कि लायबिलिटी है। Claim based on percentage of subject matter in litigation cannot be the basis of a complaint under section 138 of the act। और कोर्ट ने साफ साफ बोला कि अगर आप क्लेम कर रहे हो सिर्फ इस बात पे कि आपने ये बोला था कि क्लाइंट जितना अमाउंट जीतेगी उसका सर्टेन परसेंटेज देगी, तो भाई ये तो गलत है, इसके बेसिस पे तो सेक्शन 138 में कंप्लेंट हो ही नहीं सकती। इन व्यू ऑफ द अबव, ये सब देखते हुए ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, द क्लेम ऑफ द रिस्पोंडेंट एडवोकेट बीइंग अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी एंड बीइंग एन एक्ट ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, proceedings in the complaint filed by him have to be held to be abuse of the process of law and have to be quashed। और यहाँ पे कोर्ट साफ साफ कहती है कि हमारे अकॉर्डिंग अगर हम रिस्पोंडेंट एडवोकेट की बात करें, तो ये जो उन्होंने एक्टिविटी की है वो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, वो उनका प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है, और उन्होंने जो ये कंप्लेंट रेज की है ये लॉ की प्रोसेस का गलत फायदा उठाते हुए की है, और इस वजह से हम इसको रिजेक्ट करते हैं, कैंसिल करते हैं। फिर आगे देखिए क्या लिखा, वी मे नोट दैट आफ्टर द हियरिंग वॉज कंक्लूडेड लर्नेड काउंसिल, वी मे नोट दैट आफ्टर द हियरिंग वॉज कंक्लूडेड, कहते हैं जैसे ये हियरिंग कंप्लीट हुई, एडवोकेट को पता लग गया कि बात तो उसके अगेंस्ट चली गई। लर्नेड काउंसिल फॉर रिस्पोंडेंट नंबर 2 यहाँ पे है एडवोकेट, उनके जो लर्नेड काउंसिल है, मेंशन द मैटर टू द इफेक्ट दैट रिस्पोंडेंट नंबर 2 वांटेड टू विड्रॉ द कंप्लेंट। हो कहते हैं वो जो एडवोकेट थे, उन एडवोकेट के जो लर्नेड काउंसिल है वो यहाँ पे कोर्ट को बता रहे हैं कि सर जो हमारे एडवोकेट है ना, वो हम हमारी कंप्लेंट वापस ले रहे हैं, अब कोई कंप्लेंट नहीं है सर। एन ईमेल टू दिस इफेक्ट वाज आल्सो हैंडेड ओवर टू द कोर्ट, और इसके रिगार्डिंग उन्होंने एक ईमेल की कॉपी दी है कि सर देखिए, ये देखिए हमारे एडवोकेट साहब ने इस पर्टिकुलर कंप्लेंट को विड्रॉ कर लिया। द सेम हैज बीन केप्ट ऑन रिकॉर्ड, कोर्ट ने इस ईमेल की कॉपी को रिकॉर्ड पे रखा। हाउएवर वी डिड नॉट परमिट दिस प्रेयर, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छी बात बोली यहाँ कोर्ट ने कि हम लेकिन एडवोकेट की इस पर्टिकुलर प्रेयर के ग्राउंड को एक्सेप्ट नहीं करते। हैविंग कमिटेड अ सीरियस प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, द रिस्पोंडेंट नंबर 2 कुड नॉट बी अलाउड टू अवॉइड द एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस व्हिच ही मे सफर फॉर हिज प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। कहते हैं क्योंकि उन्होंने एक सीरियस प्रोफेशनल मिसकंडक्ट किया है, क्लाइंट्स के साथ अपनी पोजीशन का गलत फायदा उठाया है, और सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने कंप्लेंट वापस ले ली, उनको कॉन्सिक्वेंसेस ना फेस करने पड़े, बिल्कुल करने पड़ेंगे। द इशू ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट मे बी डील्ड विद दैट एप्रोप्रिएट फोरम, और उन्होंने बोला कि एप्रोप्रिएट अथॉरिटी जो है वो उस एडवोकेट के अगेंस्ट प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का चार्ज लगाते हुए उसके अगेंस्ट एक्शन ले। Thus, while proceeding against the appellant will stand quashed, जो ये प्रोसीडिंग अपलेंट के अगेंस्ट चल रही है, बी सुनीता के अगेंस्ट जो क्लाइंट थे एडवोकेट के, वो कैंसिल की जाती है। द इशू ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इज लेफ्ट टू बी डील्ड विद एट द एप्रोप्रिएट फोरम। और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देती है कि प्रॉपर अथॉरिटी को ये पावर दी जाती है, प्रॉपर अथॉरिटी को ये डायरेक्शन दी जाती है कि आप उस प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के चार्ज के अगेंस्ट, एडवोकेट के अगेंस्ट एक प्रोसीडिंग लॉन्च करें। ठीक है, तो ये हो गए बच्चे हमारे टोटल 4 केसेस। आगे बढ़ते हैं।
एक लास्ट केस पे और आते हैं और आज के इस 5th नंबर केस को कंप्लीट करने के बाद आज की क्लास को खत्म करते हैं। ऐसा करते हुए आज बच्चे हम लोग के टोटल 20 केसेस कंप्लीट हो जाएंगे और देखिए आपको पता भी नहीं लगा और लगभग आपका एक चैप्टर अगली 2 क्लासेस में खत्म हो जाएगा। चल कहते हैं आता है केस नंबर 24 जो सबसे पहले पेज में मैंने लिखा हुआ है बट मैं छोड़ के आया था, रीजन था, अब आपको समझ में ज्यादा आएगा। कहते हैं जो ये केस है वो किसके बीच में, कहते हैं कंपनी है जिसका नाम है ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, कहते हैं एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट। तो हम ऐसे बोलेंगे केस है कंपनी और गवर्नमेंट के बीच में, ठीक है। कहते हैं इस केस में ऐसा क्या हुआ, कहते हैं फार्मास्यूटिकल कंपनी है, कुछ मेडिसिन के रिगार्डिंग, ड्रग्स के रिगार्डिंग की बात हो रही है। देखते हैं क्या लिखा है। कहते लिखा था एपेलेंट मैन्युफैक्चरर, एपेलेंट कौन है, कंपनी। कहते कंपनी जो है इट इज अ मैन्युफैक्चरर claimed exemption as provided under paragraph 28 of the Drugs Price Control Order 1987 read with exemption notification dated 28 February 1992। कहते हैं दो चीजों की यहां पे बात हो रही है। यहां पे ये बोला जा रहा है कि जो कंपनी है वो एग्जम्पशन क्लेम करना चाहती है, क्लेम्ड एग्जम्पशन, उन्होंने एग्जम्पशन क्लेम की हुई है अंडर पैराग्राफ 28 ऑफ ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 1987, ठीक है। read with exemption notification which was issued by the government on 28 February 1992। तो दो चीजों का यहां पे मेन रिलेवेंस आया, मार्क करता हूं, पैराग्राफ 28 ऑफ ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 1987 और एक एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन डेटेड 28 फरवरी 1992, ठीक है। कहते थे रिस्पोंडेंट, ये तो एपेलेंट कंपनी की बात हो गई, रिस्पोंडेंट कौन है, विच इज यूनियन ऑफ इंडिया। इट रिफ्यूज टू ग्रांट एग्जेम्पशन ऑन द ग्राउंड दैट द सेल प्राइस ऑफ द ड्रग मैन्युफैक्चर्ड बाय एपेलेंट वाज हायर देन द कंट्रोल प्राइस। यूनियन ऑफ इंडिया जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, उन्होंने रिफ्यूज टू ग्रांट एग्जेम्पशन, उन्होंने एग्जेम्पशन देने से मना कर दिया, ये बोलते हुए कि जो कंपनी है उसकी जो सेल प्राइस है वो उस पर्टिकुलर गवर्नमेंट के कंट्रोल्ड प्राइस से ज्यादा है। एंड आफ्टर क्रॉसिंग ऑल द डिपार्टमेंटल एंड द कोर्ट्स द इशू लैंडेड बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। अभी हम इस पॉइंट पे डिस्कशन करेंगे कि ये सेल प्राइस और कंट्रोल प्राइस क्या है। कहते हैं ये सारे जितनी भी प्रोसीडिंग्स थी डिपार्टमेंट के सामने, कोर्ट के सामने, सब कुछ लोअर कोर्ट में हुआ। फाइनली अब हम किसके सामने आ गए हैं, सुप्रीम कोर्ट के सामने, और अब हम सुप्रीम कोर्ट से हेल्प मांगे। कह रहे हैं वेदर अपील इज टू बी अलाउड, कहते हैं यस अपील अलाउड, मतलब कंपनी के फेवर में आ गया, कंपनी के फेवर में डिसीजन आ गया। बिल्कुल सही बात है। देखते हैं क्या लिखा चला। पहले पैराग्राफ 28 पढ़ते हैं, जो पैराग्राफ 28 ऊपर दिया हुआ है ऑफ ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 1987। कहते हैं जरा देखें क्या लिखा है। कहते हैं और पैराग्राफ 28 में लिखा हुआ है पावर टू एग्जेम्प्ट, कहते हैं एग्जेम्पशन की पावर है गवर्नमेंट के हाथों में। कह रहे हैं इसका सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा है, द गवर्नमेंट में हैविंग रिगार्ड टू द फैक्टर्स मेंशन इन सब पैराग्राफ 2। कहते हैं सब पैराग्राफ 1 में लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट अगर चाहे तो जो फैक्टर्स सब पैराग्राफ 2 में लिखे हैं उनके बेसिस पे एंड सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस इफ एनी, और अगर यहां पे कोई कंडीशन लगानी चाहे तो लगाए। अब ऐसे पढ़िए, कह रहे द गवर्नमेंट में as it may specify by order in the official gazette। जो लाइन मैंने अभी बोल्ड लेटर से मार्क किया रेड कलर से, उसको पढ़िएगा। द गवर्नमेंट में by order in the official gazette exempt any drug manufacturing unit or a class of such unit from the operation of all or any of the provision of this order and may as often as may be revoke or modify such order। कह रहे सब पैराग्राफ 1 ऑफ पैराग्राफ 28 ऑफ दिल्ली प्राइस कंट्रोल ऑर्डर क्या बोलता है कि अगर गवर्नमेंट चाहे तो सेंट्रल गवर्नमेंट एक ऑफिशियल गैजेट में एक ऑर्डर पास करके एग्जेम्प्ट कर सकती है किसी ड्रग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को या कुछ क्लासेस ऑफ यूनिट्स को फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ ऑल और एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑर्डर, उनके ऊपर ये ऑर्डर एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक, बिल्कुल ठीक बात है। अब ध्यान से सुनिएगा, ये ऑर्डर जो है ना, ये ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 1987, ये एक्चुअल में है क्या। ये ऑर्डर एक ऐसा ऑर्डर है जिसके थ्रू ये बोला गया कि जितनी भी ड्रग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं ये अपनी जो मेडिसिन बनाती हैं, जो ड्रग्स बनाते हैं, ये मेडिसिन कंट्रोल्ड प्राइस में ही सेल करेंगे। किस में सेल करेंगे, कंट्रोल्ड प्राइस में सेल करेंगे। अपनी मनचाही प्राइस पे ये पर्टिकुलर मेडिसिन सेल नहीं कर पाएंगे, ऐसा बोला गया इस कंट्रोल पर्टिकुलर ऑर्डर में। अब अगर ध्यान से सुनिएगा, अगर एक पर्टिकुलर कंपनी एग्जेम्पशन में आ जाती है तो उसके ऊपर ये जो पर्टिकुलर ऑर्डर है ये एप्लीकेबल नहीं होगा, और ये ऑर्डर एप्लीकेबल ना होने की वजह से उनको कंट्रोल्ड प्राइसेस फॉलो नहीं करनी होगी, वो अपनी मनचाही प्राइस पे इस पर्टिकुलर ड्रग को सेल कर सकती है। अब ध्यान से फिर सुनना, मार्केट में 100 मेडिसिन है और उनके ऊपर 100 के 100 मेडिसिन पे ये ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर एप्लीकेबल है। गवर्नमेंट कहती है कि ये 100 की 100 मेडिसिन जो प्राइस हम बताएंगे उस पर ये सेल करेंगे, उससे ज्यादा ये सेल नहीं कर सकते।
लेकिन गवर्नमेंट ने ये बोला पैराग्राफ 28 में, इसी ऑर्डर पैराग्राफ 28 में ये बोला कि अगर हम किसी कंपनी को, किसी ड्रग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को एग्जेम्प्ट कर दें इस ऑर्डर से, तो वो जिस भी प्राइस पे अपनी मेडिसिन बेचना चाहे बेच सकती है। लेकिन ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब यहां जो ये ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड ये चाहती है कि हमको उस सब पैराग्राफ 1 के ऑर्डर से जो एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन है उसमें हमको बेनिफिट मिल जाए और हमको इस ऑर्डर से बाहर कर दिया जाए, इस ऑर्डर से क्या कर दिया जाए, बाहर। लेकिन गवर्नमेंट कह रही है नहीं, गवर्नमेंट कह रही है आपने तो एग्जेम्पशन हम आपको रिड्यूस करते हैं। क्यों? क्योंकि द सेल प्राइस ऑफ द ड्रग मैन्युफैक्चर्ड बाय द एप्लेंट वाज हायर देन द कंट्रोल्ड प्राइस। क्योंकि यहाँ पे कोर्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट के लर्नड काउंसिल क्या बोल रहे हैं कि सर इनकी जो सेल प्राइस है वो तो कंट्रोल प्राइस से ज्यादा है, हम इनको एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन का बेनिफिट नहीं देने वाला। आइए देखते हैं आगे क्या लिखा सब पैराग्राफ 2 में। कहते हैं यहां लिखा हुआ था कि अगर गवर्नमेंट एज सच एग्जाम करना चाहे तो उनको सब पैराग्राफ 2 में लिखे फैक्टर्स के बेसिस पे करना होगा। कहते हैं सब पैराग्राफ 2 में क्या लिखा है तो ध्यान से देखिए। व्हाइल ग्रांटिंग एग्जम्पशन अंडर सब पैराग्राफ 1 द गवर्नमेंट शैल हैव रिगार्ड टू ऑल और एनी ऑफ द फॉलोइंग 2 फैक्टर्स रिलेटिंग टू द ड्रग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और अ क्लास ऑफ सच यूनिट। कहते हैं या तो जब एग्जम्पशन दी जाएगी तो गवर्नमेंट या तो इनमें से सारे फैक्टर्स को कंसीडर करे या किन्हीं 2 फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए उनको एग्जम्पशन दे सकती है। लाइक नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड, कि उनके यहाँ पे कितने वर्कर्स हैं, अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड, कितना पैसा लगा चुकी है वो यूनिट, रेंज एंड टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड, किस तरीके का प्रोडक्ट वो मैन्युफैक्चर करती है, उनकी टर्नओवर ऑफ सेल्स कितनी है, और लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्शन ऑफ बल्क ड्रग बेसिक स्टेज बाय प्रोसेस डेवलप्ड थ्रू इंडिजीनियस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। प्रोडक्शन ऑफ बल्क ड्रग, कहते हैं बल्क में ड्रग्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, बेसिक स्टेज बाय प्रोसेस डेवलप्ड, उन्होंने अपनी एक प्रोसेस डेवलप की है, अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट यूनिट लगाया है और उसके बेसिस में बल्क नंबर में मेडिसिन प्रोड्यूस की है। ठीक है। अंडर पैराग्राफ 28 एन एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन वाज इशूड फॉर द पीरियड मेंशन टू ग्लैक्सो इंडिया, अ मैन्युफैक्चरर ऑफ बल्क ड्रग विच इज ध्यान से सुनिएगा, बीटामिथाजोन डिसोडियम फॉस्फेट। कहते हैं पैराग्राफ 28 में गवर्नमेंट ने एक एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन रिलीज की है फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड जिसमें ग्लैक्सो इंडिया जो कि एक मैन्युफैक्चरर है ऑफ बल्क ड्रग, उनको एग्जेम्पशन दी गई है। द एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन विद विच वी आर डायरेक्टली कंसर्न्ड इज सेट आउट हियर एंड, और जिस नोटिफिकेशन की ये बात कर रहे हैं वो नीचे मैंने आपको सामने दी हुई है। इस नोटिफिकेशन को भी पढ़ लेते हैं तो आइडिया लग जाएगा क्या लिखा है। पूरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितनी बताऊंगा उतनी पढ़ देखिए। कहते हैं इस नोटिफिकेशन में पूरा कंप्लीट करूंगा तो ये साथ में टेबल भी आएगी, नीचे जो टेबल बनी है ना ये वाली, इसको साथ में रहते हुए पढ़ना, ध्यान से देखो। और ये सब बातें तुम्हारे कहीं मॉड्यूल में शायद नहीं लिखी हूं, है ना। अब देखो क्या लिखा है। कहते हैं इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर कन्फर्ड बाय सब पैराग्राफ 1 ऑफ पैराग्राफ 28, हम पढ़ चुके हैं 28 पैराग्राफ के सब पैराग्राफ 1 की पावर का यूज करते हुए द सेंट्रल गवर्नमेंट हैविंग रिगार्ड टू द फैक्टर्स स्पेसिफाइड इन क्लॉज ई ऑफ सब पैराग्राफ 2, सब क्लॉज ई किसके बारे में था, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के रिगार्डिंग of the said order, and also having been satisfied for the need to do so in public interest, hereby exempt the bulk drugs and formulation based thereupon is specified in column number 2, ये रहा, यही ड्रग स्पेसिफाइड था, of the table below, which is manufactured by the company specified in the corresponding entry in column number 3, ये लो गैलेक्सो इंडिया लिमिटेड, from the operation, ये 3 काट देना, हम इनको एग्जेम्प्ट करते हैं फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ प्राइस कंट्रोल स्टिपुलेटेड इन सब पैराग्राफ 1 ऑफ पैराग्राफ 3 एंड सब पैराग्राफ 1 ऑफ पैराग्राफ 9 अप टू द पीरियड एज इंडिकेटेड इन कॉलम नंबर 4। कहते हैं हम इस ग्लैक्सो इंडिया लिमिटेड कंपनी को एग्जेम्प्ट करते हैं इस पीरियड तक, 31/12/1994 तक। इस पीरियड तक हम इनको एग्जेम्पशन दे रहे हैं अंडर पैराग्राफ 28 सब पैराग्राफ 1। बात क्लियर है। इसके अलावा देखो ये तो इस पर्टिकुलर टेबल में एक कंपनी का नाम और लिखा है, वोकर डीटी लिमिटेड, लेकिन उसके बारे में हम डिस्कशन नहीं कर रहे क्योंकि उस नोटिफिकेशन में 2 कंपनियों को एग्जेम्प्ट किया गया था, दोनों के नाम लिखे हैं, बट हमारा किसके रिगार्डिंग मैटर है, गैलेक्सो इंडिया के रिगार्डिंग। आओ नीचे देखते हैं। कुल मिला के सिचुएशन ये है कि पैराग्राफ 28 में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो किसी कंपनी को एग्जेम्प्ट कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। गैलेक्सो इंडिया को उन्होंने एग्जेम्प्ट किया भी है। कब तक के लिए एग्जेम्प्ट किया है, 31/12/1994 तक, 31 दिसंबर 1994 तक के लिए उनको एग्जेम्प्ट कर दिया है। और ये नीचे टेबल में साफ साफ लिखा भी हुआ है। ऊपर मैटर ये है कि एपेलेंट मैन्युफैक्चरर जो ये ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड है, ये चाहती है एग्जेम्पशन अंडर पैराग्राफ 28 डेटेड 28 फरवरी 1992, ध्यान से। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने मना कर दिया। सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है आपकी सेल प्राइस कंट्रोल प्राइस से ज्यादा है, हम आपको एग्जेम्पशन नहीं दे सकते। आइए नीचे मैटर पढ़ते हैं क्या लिखा है। कहते लिखा था appellant has placed great emphasis on the fact that both paragraph 28 as well as exemption order
read with central government guidelines of 14 February 1989 led to only one conclusion that it is manufacture and not sale that is relevant. एपेलेंट यहाँ पे साफ साफ बोल रहा है कि सर आप ऊपर जितना भी कुछ पढ़कर आए हैं ना, मैं आपको हाईलाइट करवा देता हूं, हर जगह पे मैन्युफैक्चरिंग की बात की गई है, सेल की बात कहीं नहीं की गई सर। अगर यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की एग्जिबिशन की बात की गई है, बिल्कुल की गई है, या उन क्लास ऑफ यूनिट्स की बात की गई है जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, सेल के बारे में कुछ नहीं बोला। नीचे आते हैं सब पैराग्राफ 2 की बात करते हैं। सब पैराग्राफ 2 में भी देखिए ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, देखिए ड्रग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और क्लास ऑफ यूनिट की बात की गई है, कहीं भी सर सेल की बात नहीं की गई है। सेल प्राइस से कोई लेना देना ही नहीं होता सर, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग प्राइस से लेना देना है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का, वो भी हमारे सेल का तो इससे कोई लेना देना है ही नहीं। तभी देखो यहाँ पे इन्होंने लिखा, एपेलेंट पूरा एम्फेसाइज ही इसी पे कर रहा है कि सर पैराग्राफ 28 पढ़ दीजिए या फिर आप एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन पढ़ दीजिए, हर जगह मैन्युफैक्चरिंग की बात हो रही है, सेल के बारे में कहीं। कहते हैं द शीट एंकर ऑफ एपेलेंट्स केस इज अ जजमेंट डिलीवर्ड बाय दिस ऑनरेबल कोर्ट इन यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस रैनबैक्सी लैबोरेटरीज लिमिटेड एंड अदर्स। कहते हैं जो ये कंपनी है जो ऊपर हम लोग एपेलेंट पढ़कर आए, जो लिखा है ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, कहते हैं अगर हम इस कंपनी की बात करें तो इस कंपनी ने, जो इस कंपनी के लर्नेड काउंसिल एडवोकेट है, उन्होंने पूरा फायदा उठाया है इस पर्टिकुलर जजमेंट का, और वो पूरी तरीके से अपने केस को इस जजमेंट के बेसिस पे जज कर रहे हैं। उन्होंने इस पर्टिकुलर केस को सामने रखा है सुप्रीम कोर्ट के, और उन्होंने बोला है सर इसकी जजमेंट को देखिए और इसकी जजमेंट के बेसिस पे हमारा सूट बिल्कुल हमारे फेवर में आना चाहिए, इन विच द सेल्फ सेम प्रॉब्लम अरोज बिफोर दिस कोर्ट अंडर पैरी मटीरिया। पैरी मटीरिया का मतलब बिल्कुल सेम है सर, प्रोविजंस ऑफ द डीपीसीओ ऑफ 1995। कहते हैं इस रैनबैक्सी वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने भी कंपनी के फेवर में डिसीजन लिया, ऑल्दो वहां पे जो ऑर्डर नंबर था वो 1995 का था, हमारे में 87 वाला है। दिस कोर्ट हैज अनइक्विकली, कहते हैं बिना किसी डाउट के, बिना किसी सेकंड इंटेंशन के, हेल्ड द डिसीजन इन द फेवर ऑफ कंस्ट्रक्शन सजेस्टेड बाय श्री गणेश। श्री गणेश कौन है? एडवोकेट है कंपनी के बिहाफ पे, एडवोकेट है कंपनी के बिहाफ में, नेमली दैट ऑल मैन्युफैक्चरर्स ऑफ एग्जेम्प्टेड गुड, वहां साफ साफ लिखा हुआ है, ऑल मैन्युफैक्चरर्स ऑफ एग्जेम्प्टेड गुड अप टू द लास्ट डेट ऑफ एग्जेम्पशन वुड बी एंटाइटल्ड एट एनी सब्सिक्वेंट पॉइंट ऑफ टाइम टू चार्ज अ प्राइस विच इज नॉट कंट्रोल्ड बाय डीपीसीओ। कह रहे वहां साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर किसी पर्टिकुलर कंपनी को एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन का पार्ट बनाया गया है तो वो किसी भी प्राइस पे उस पर्टिकुलर कमोडिटी को सेल कर देते हैं, कर सकते हैं, उनके ऊपर ऑर्डर के कंट्रोल्ड प्राइस का कोई भी रेलेवेंस नहीं है। कुल मिला के हम ये कहना चाहते हैं, ध्यान से सुनिए, कंपनी एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन का फायदा उठाना चाहती है, लेकिन गवर्नमेंट उसको फायदा दे नहीं रही, क्योंकि गवर्नमेंट ऐसा कह रही है कि आपको कंट्रोल्ड प्राइस पे कमोडिटी सेल करनी चाहिए थी, आपने सेल प्राइस पे की जो कंट्रोल्ड प्राइस से ज्यादा है, इस वजह से हम आपको एग्जेम्पशन बेनिफिट नहीं दे सकते। लेकिन यहां पे ये बोला गया है कि सर यहां सेल प्राइस की बात ही क्यों हो रही है, क्योंकि सारे पैराग्राफ 28, रूल्स, नोटिफिकेशंस, ऑर्डर्स सब सेल की बात करते ही नहीं है, वो तो मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं। कहते हैं अब ध्यान से, ये तो कंटेंशन था किसका? ये कंटेंशन था कंपनी का। अब जरा गवर्नमेंट की भी तो बात सुन लें कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कह रही है, यूनियन ऑफ इंडिया के एडवोकेट क्या कहते हैं। कहते हैं द यूनियन ऑफ इंडिया हैज ट्राइड टू सपोर्ट द हाई कोर्ट्स जजमेंट। ध्यान से, ये मैटर चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, कहते हैं, लेकिन उन्होंने बोला जो गवर्नमेंट की तरफ से एडवोकेट हैं वो कह रहे हैं सर हाई कोर्ट की जजमेंट का सपोर्ट लेते हुए वो क्या बोल रहे हैं, हैज रेफर्ड अस टू गाइडलाइन नंबर दिस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट गाइडलाइंस एंड पैराग्राफ दिस ऑफ डीपीसीओ 1987। कहते हैं उन्होंने पैराग्राफ 16 सब पैराग्राफ 3 का रेफर करते हुए और गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को रेफर करते हुए अपना सपोर्ट लेते हुए उन्होंने क्या बोला, अ सब्सीक्वेंट जजमेंट ऑफ दिस कोर्ट इन ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया हैज करेक्टली डिस्टिंग्विश्ड द अर्लियर जजमेंट इन रैनबैक्सी केस एंड वुड देयरफॉर स्क्वायरली कवर द प्रेजेंट फैक्ट्स। कहते हैं वो साफ ये बोल रहे हैं कि सर अगर आप 2014 की एक पर्टिकुलर कंपनी की इस पर्टिकुलर 2014 की अगर आप जजमेंट को पढ़ें तो आपको साफ समझ में आ जाएगा कि रैनबैक्सी के केस के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट चेंज कर दी है अपनी जजमेंट। जो 2014 में केस आया उसमें उन्होंने रैनबैक्सी केस के जजमेंट को रिवर्स कर दिया है, ऐसा यूनियन ऑफ इंडिया का कहना है। अब ध्यान से, क्योंकि एपेलेंट ने रैनबैक्सी केस पे ही पूरा फोकस रखा, उन्होंने तो रैनबैक्सी केस के बेसिस पे ही अपने आप को प्रेजेंट किया, यहां इन्होंने क्या बोला कि सर अगर आप रैनबैक्सी केस को देखो तो सुप्रीम कोर्ट उनके केस को अलग उसके अगेंस्ट आंसर दे चुकी है, 2014 में उनकी जजमेंट चेंज हो चुकी है। ठीक है,
इसका मतलब दोनों कंटेंशन अपने अपने रख चुके हैं। Having heard learned counsel for the parties, the point with which we are concerned is in a very narrow compass. यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट कह रही है दोनों पार्टीज को सुनने के बाद जो मेन इशू है वो हमारे सामने है। If paragraph 28 which is set out here and above is pursued, it is clear that the exemption relates to drug manufacturing units or class of such unit. कहते हैं अगर सुप्रीम कोर्ट यहाँ कहती है अगर पैराग्राफ 28 को पढ़ा जाए तो क्लियर कट हमको समझ में आता है कि जो एग्जाम्शन है वो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को दी जा रही है। द वेरी एग्जाम्शन ऑर्डर विच वाज आल्सो सेट आउट बाय अस अगेन रेफर्स ओनली टू बल्क ड्रग्स एंड फॉर्मुलेशन बेस्ड देयरअपॉन व्हिच आर मैन्युफैक्चर्ड बाय द कंपनी। अगर हम नोटिफिकेशन को भी पढ़ते हैं, एग्जाम्शन ऑर्डर को भी पढ़ते हैं, तो वहां पे भी सिर्फ बल्क ड्रग की बात की गई है, उसके फॉर्मुलेशन, उसके फॉर्मूला की बात की गई है, और वो भी जो मैन्युफैक्चर्ड बाय द कंपनी है उस पर बात हुई है। ठीक है। फर्दर अ रीडिंग ऑफ द गाइडलाइन ऑफ 1989 ऑल्सो मेक्स इट क्लियर दैट एग्जाम्शन ओनली रिलेट्स टू मैन्युफैक्चर एंड हैज नो रेफरेंस टू सेल व्हाटएवर। और यहाँ सुप्रीम कोर्ट भी अपेलेंट कंपनी की बात को मानते हुए कहती है कि सारी बातें मैन्युफैक्चरिंग के रिगार्डिंग है, कहीं भी सेल की बात नहीं कही गई। वी आर ऑफ द व्यू दैट द मैटर इज नो लॉन्गर रेस्ट एडिंगरा, कहता है हमारे सामने किसी भी तरीके का कोई डाउट नहीं है। इन रैनबैक्सी केस द रेलेवेंट एग्जाम्शन प्रोविजन अंडर डीपीसी ऑफ 1995 referred to in paragraph 19 of the judgment is almost a verbatim reproduction of the earlier exemption provision, that is paragraph number 28 of the DPC of 1987, with which we are directly concerned. कह रहे हैं इन्होंने मान लिया, सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया कि जो रैनबैक्सी केस में पैराग्राफ नंबर 19 था ऑफ डीपीसी और 1995 वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है ऑफ पैराग्राफ 28 ऑफ 1987। मतलब इन्होंने ये बोल दिया कि जो पैरा 28 है ऑफ 1987 के ऑर्डर के अकॉर्डिंग वही बिल्कुल पैरा 19 है ऑफ डीपीसीओ 1995। और डीपीसीओ 1995 के बेसिस में रैनबैक्सी के फेवर में डिसीजन आया, इसलिए सुप्रीम कोर्ट कहती है हम पैरा 28 को भी अडॉप्ट करते हैं। ठीक है। इवन द एग्जाम्शन नोटिफिकेशन मेंशन्ड इन पैराग्राफ 20 ऑफ द अफोरसेड जजमेंट लाइक द एग्जाम्शन नोटिफिकेशन इन द प्रेजेंट केस, कहते हैं इस रैनबैक्सी वाले केस में भी एक एग्जाम्शन नोटिफिकेशन थी जैसे हमारे वाले केस में एग्जाम्शन नोटिफिकेशन है। इट रेफर्स ओनली टू बल्क ड्रग्स एंड फॉर्मुलेशन मैन्युफैक्चर्ड बाय द कंपनी। कहते हैं दोनों ही एग्जाम्शन नोटिफिकेशन में बल्क ड्रग की बात की गई थी, उसके फॉर्मूले की बात की गई थी, उसकी मैन्युफैक्चरिंग की बात की गई थी। इसीलिए हम रैनबैक्सी वाले केस को रेफर करते हुए अपनी जजमेंट सुनाएंगे। Not to be deterred by the plain language of the aforesaid judgment, Shri Mukherjee referred us to a later judgment in GlaxoSmithKline case referred to here and above. The issue in that case concerns a price notification issue under DPC of 1985. कहते हैं अगर हम दूसरी बात माने तो जजमेंट को अगर हम रेफर करें, GlaxoSmithKline की जजमेंट को अगर रेफर करें तो वहां मैटर थोड़ा डिफर था। It can be seen that the issue that arose in GlaxoSmithKline case was completely different from the issue that arose in Ranbaxy case and the present case. और सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोला कि जो इशू यूनियन ऑफ इंडिया के लर्नेड काउंसिल के केस को रेफर करते हुए लिया गया था वो बिल्कुल अलग था, और हमारा आज वाला केस और रैनबैक्सी वाला केस बिल्कुल अलग है। इसका मतलब आपको यहीं से भी पता लग गया होगा कि सुप्रीम कोर्ट रैनबैक्सी वाले केस की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड है और इसी वजह से वो ऑपरेंट कंपनी की तरफ भी इंक्लाइंड है। कहते हैं रैनबैक्सी केस एंड द प्रेजेंट केस आर डायरेक्टली कंसर्न्ड ओनली विद एन एग्जाम्शन नोटिफिकेशन एंड नॉट अ नोटिफिकेशन फॉर फिक्सेशन ऑफ प्राइस। कहते हैं दोनों सेम प्राइसेस के रिगार्डिंग कोई बात नहीं करते थे, एग्जाम्शन की बात करते थे, दोनों बिल्कुल सेम है। ऑल्सो व्हाट इज रिलेवेंट फॉर एन एग्जाम्शन नोटिफिकेशन इज द मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग्स, whereas what is relevant for a price fixation notification relates to sale and not manufacture। कहते हैं प्राइस के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन अलग है, और जो पैराग्राफ 28 अभी प्रेजेंट केस में बात कर रहा है वो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहा है। ऑब्वियसली देयरफॉर द GlaxoSmithKline डिसीजन वुड हैव नो रिलेवेंस टू द फैक्ट्स ऑफ द प्रेजेंट केस। इस वजह से जो यूनियन ऑफ इंडिया के लर्नेड काउंसिल ने केस रेफर किया है उसका इस केस से कोई लेना देना नहीं है। कुल मिला के मैटर किसके फेवर में आ गया? कुल मिला के मैटर फेवर में आ गया GlaxoSmithKline फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, आज प्रेजेंट टाइम पे इस कंपनी के फेवर। तो दिस वॉज होल अबाउट दिस पर्टिकुलर वीडियो। हम लोगों ने यहाँ अगेन 5 केस स्टडीज को कवर कर लिया। उम्मीद करता हूँ आपको 5 केस स्टडीज समझ में आ गई होंगी। बहुत अच्छे से ध्यान से बच्चे पढ़ना, नहीं तो डाउट्स क्रिएट होंगे। ध्यान रखो जैसा आपने अभी इस केस में पढ़ा ना, यूनियन ऑफ इंडिया वाले में, ग्लेक्सो वाले में, यही आपको प्रैक्टिकल लाइफ में फेस करना होगा। क्योंकि जब आप कोर्ट के सामने लिटिगेशन करने जाते हो तो कोर्ट एक ही चीज का भूखा है कि अगर सबूत नहीं है या सबूत हैं तो पेश करो, नहीं तो पुरानी जजमेंट के बेसिस पे डिसीजन ले लो। और यहां देखो रैनबैक्सी वाला केस बहुत जरूरी था। अब आपको केसेस ही नहीं पढ़ने आएंगे तो इन दैट सिचुएशन लिटिगेशन में करोगे क्या? इसीलिए आपको ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो दैट इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। होप सो यू एंजॉयड दिस, और आप इसको और भी बच्चों के साथ शेयर करिए। बच्चे जरूर से शेयर करिए, क्योंकि उसके बिना उनको हेल्प नहीं मिल पाएगी। आगे बढ़ेंगे, कल फिर से मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अगेन रेस्ट 5 केसेस को कंप्लीट करेंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर के। तो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर डे। बाय बाय, एंजॉय योर डे।